एक बार कंफर्म करना बस। हो गया ना? है दादा। ओके ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो जीएसटी क्लास है, तो अगर है जीएसटी क्लास तो जीएसटी पढ़ेंगे सर। तो जीएसटी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, याद है क्या किसी को भी? सप्लाई चल रहा था। हाँ सर, सप्लाई अंडर जीएसटी, उसमें काफ़ी डिटेल्स डिस्कशन हम लोग लास्ट प्रीवियस 2-3 क्लास में पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट सारा का सारा टॉपिक ही कवर हो चुका है। आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन आंसर के साथ मटेरियल भी प्रोवाइड किया, जहाँ से आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम पे अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप पूछा करो। ठीक है, लेकिन सर आज मैं आपको सप्लाई और नहीं बताऊंगा। सप्लाई में बहुत बात किए, पहले इंट्रोडक्शन बात किए, मतलब इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, मतलब पूरा जीएसटी का ए टू जेड, जहाँ से जीएसटी जब से स्टार्ट हुआ है हमारे देश में 2017 1 जुलाई। ठीक है, ऐसे इसका जर्नी बहुत लंबा है, स्पेशली फ्रॉम 2000, मतलब एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे इसका मतलब स्टार्टिंग हुआ था कि जीएसटी आना लाना है। फिर पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर जब थे कांग्रेस के ज़माने में, मतलब यूपीए गवर्नमेंट में, उस टाइम पे जीएसटी को लेके काफ़ी चर्चा किया था उन्होंने, बट तब भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली मनमोहन सिंह के सरकार जब बना यूपीए का, तब भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली 2014 में जाके जब बीजेपी का सिंगल गवर्नमेंट एक्चुअली बना, सिंगल गवर्नमेंट का एक सिंगल पार्टी का गवर्नमेंट, तब जाके लॉ पास हुआ। और जीएसटी का जो है उसमें भी काफ़ी दिन तक राज्यसभा और क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में लड़खड़ाता रहा जीएसटी। यहाँ बिल यहाँ पास हो रहा है तो वहाँ नहीं, यहाँ पास हो रहा है तो वहाँ नहीं, इस तरह का चल रहा था। राज्यसभा में पास हो गया था, लोकसभा में नहीं हो रहा था, वगैरह वगैरह बहुत सारा नाटक होके अल्टीमेटली 2014 के बाद 2017-16 में जाके ये इसका बिल पास हुआ, 17 में जाके एक्ट पूरा एप्लीकेबल हो गया 1 जुलाई से। लेकिन सर ये सब तो पता है, ये सब तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे आप बता चुके हो। हाँ सर, ये सब तो बेसिक्स ऑफ जीएसटी का जो एकदम बेसिक पहला 2-3 क्लास है, उसमें काफ़ी डिटेल्स में बात हो चुका है, जिनका अगर अगर किसी का भी बेसिक एरिया बाई चांस मिस है या रिवीजन फिर से करना हो, प्लीज़ एक बार बेसिक क्लास फिर से कर लेना। हाँ, अच्छा, उसके बाद सर हम लोग सप्लाई अंडर जीएसटी। सर सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों था आप लोगों को पता होगा? बिकॉज अगर जीएसटी समझना है, मतलब जीएसटी किस पे लगाएंगे, मतलब जीएसटी किस पे नहीं, मतलब जीएसटी कब लगाएंगे। जीएसटी होने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है? जीएसटी होने मतलब गवर्नमेंट आपसे जीएसटी लेगा, सिंपल बात है। आप लोगों को पता है ना गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन, जैसे कि मैं आपको 2019-20 का एक डेटा दिया था आप लोगों को, उस डेटा में आपको पता है सिर्फ गवर्नमेंट का जो मनी पाइपलाइन है, दिखा दिखा के शायद आपका आंख सड़ चुका होगा। इतना बार आपको मैं दिखाया कि भाई जीएसटी टैक्स का सोर्स है, सरकार का रेवेन्यू का सोर्स है। ठीक है, एक टैक्स सोर्स है, मतलब टैक्स रेवेन्यू, जहाँ से गवर्नमेंट को मिलता है पैसा। सर वो पैसा लेके गवर्नमेंट क्या करता है? बस हमारे लिए काम करता है, कभी अच्छा करते हैं कभी बुरा करते हैं, बट करते हैं अल्टीमेटली हमारे लिए। ठीक है, कोई डिसीजन किसी को अच्छा लगता है, कोई डिसीजन किसी को बेकार लगता है, ये चलता है सर। ये सब मतलब अनबन चलता रहता है कि कोई बोलेगा ये अच्छा नहीं किया, कोई बोलेगा वो अच्छा किया। ठीक है, कोई बोलेगा स्टैचू बना के बेकार किया, कोई बोलेगा एयरपोर्ट जरूरी नहीं था, झोपड़पट्टी हटाना चाहिए था, कोई बोलेगा झोपड़पट्टी रहने दो, सड़क बनना चाहिए, कोई बोलेगा सड़क रहने दो, पानी का बंदोबस्त करो, कोई बोलता है पानी रहने दो, घर का बंदोबस्त करो। ये सब तो सर सबको लेके चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपना कोशिश करता है। लेकिन ये कोशिश करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा, है ना सर? ये कोशिश करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। लेकिन ये जीएसटी गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए बहुत बड़ा चीज है, मतलब गवर्नमेंट का जो अर्निंग सोर्स है उसके लिए ये बहुत बड़ा जगह है। ऑलमोस्ट 32, मतलब आपको मैं एक हिसाब दिखाया था ना सर गवर्नमेंट का जो मनी पाइपलाइन है, मैं रोज एक बार करके आपको याद दिलाता रहता हूँ। ठीक है, क्यों? बिकॉज ताकि आप समझ जाओ कि जीएसटी कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ सर। जैसे ये देखो सर, ये रहा गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन, फिर से आ गया, ऐसे आपका आंख सड़ चुका होगा। 5.5 ट्रिलियन इनकम टैक्स है, 6.1 ट्रिलियन फ्रॉम जीएसटी से। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर, जैसे 1920 का बजट से मिला था कि 3.5 ट्रिलियन अगर ग्रॉस रिसीव करता है तो वहां से ये कहाँ कहाँ से मिलता है, उसमें जीएसटी एक बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, लेकिन सर सवाल क्या है? सर सवाल इज वेरी सिंपल, सवाल इज वेरी सिंपल
कि ये जो जीएसटी गवर्नमेंट चार्ज करता है हमसे, ठीक है, इसके लिए सप्लाई होना जरूरी था। जब तक सप्लाई नहीं होगा तब तक जीएसटी नहीं आ सकता। सप्लाई होगा तो जीएसटी होगा। अब किसको सप्लाई बोलेंगे और किसको सप्लाई नहीं बोलेंगे, किसको नेगेटिव लिस्ट में डालेंगे, किस में कंसिडरेशन जरूरी है, किस में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, ठीक है, ये सब स्टोरी हम लोग प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो सर आज क्या देखेंगे? सर आज देखेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी। क्या बोलते हैं सर इसको? सर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? हेलो, बोलो ना एक बार, स्क्रीन शेयर है कि नहीं, क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं? जस्ट एक है बार दादा। कंफर्म करो। हाँ सर। ओके सर, आज बात करेंगे आपसे चार्ज पे, नॉट सप्लाई। सप्लाई हो चुका है। सप्लाई अगर समझ जाए तो फिर इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि भाई जीएसटी लग सकता है। लेकिन चार्ज ऑफ जीएसटी का सिंपल मतलब बताओ ना सर। सर चार्ज ऑफ जीएसटी का सिंपल मतलब है जीएसटी लगाए तो किस पे लगाए। हाँ सर, सिंपल मतलब है, लेमैन की भाषा में समझो। चार्ज ऑफ जीएसटी का मतलब सिंपल ये हो जाता है कि जीएसटी चार्ज किस पे करेंगे, इस पे करे, उस पे करे, किस पे करे। हाँ सर, याद रहेगा, इस पे करे, उस पे करे, किस पे करे, ठीक है, मतलब किसके ऊपर लगाएंगे, इस पे, उस पे, किस पे, ठीक है, मतलब इसको किसको किसको करे, मतलब अल्टीमेटली आपको जीएसटी लेना है गवर्नमेंट को। एक्चुअली ये चार्ज जो है ना सर, एक्चुअली चार्ज में दो मेन पॉइंट होता है। एक होता है सर फॉरवर्ड चार्ज, और एक क्या है सर, कौन बताएगा? एक फॉरवर्ड चार्ज होता है और एक, अरे बोलो ना, कोई तो बताएगा मुझे। रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज, थैंक यू मौसमी, ठीक है। एक फॉरवर्ड चार्ज होता है और एक रिवर्स चार्ज होता है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। फॉरवर्ड चार्ज मतलब सप्लायर से जीएसटी लिया जाएगा। इसमें तो इसको सबको पता है कि जीएसटी कौन पे करेगा, सप्लायर जीएसटी पे करेगा। सप्लायर विल पे जीएसटी। सप्लायर मतलब अरे दुकानदार का बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर का बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है या सर्विस को सप्लाई कर रहा है उनको जीएसटी देना है। किसको? अरे गवर्नमेंट को देगा, और किसको देगा? भारत सरकार को देगा। चाहे मोदी बैठे रहे, चाहे मनमोहन सिंह बैठे रहे, चाहे अटल जी फिर से वापस आ जाए, कोई भी, ठीक है, कोई भी, राजीव गांधी जी वापस आ जाए, कोई भी बैठे रहे गद्दी में, ठीक है, देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब सवाल यही है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी आता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, हाँ, यूटीजीएसटी, आप लोग ये सब जानते हो, ठीक है। तब सवाल है सर, फॉरवर्ड चार्ज का मतलब सप्लायर विल पे जीएसटी, लेकिन रिवर्स चार्ज में कौन होगा? सर रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट विल बी पे जीएसटी। रिसिपिएंट मतलब जो गुड्स या सर्विस रिसीव करता है उन्हें भी जीएसटी पे करना पड़ सकता है। हाँ सर, ऐसा भी है क्या? यस, ऐसा भी है, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट का कविता याद रहेगा ना, इस पे करे, उस पे करे, किस पे करे, क्या? चार्ज ऑफ जीएसटी, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना सर, कहानी क्या बन रहा है? अरे आप लोग इतना चुप रहोगे ना, मैं भी चुप हो जाऊंगा कभी कभी, लगता है। कोई तो बताओ। हाँ सर, अच्छा चलो, अनुज का आवाज आया। ओके तो बेसिकली इस चार्ज ऑफ जीएसटी में हम लोग क्या क्या बात मेनली करेंगे, दैट इज एक्सप्लेन द एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट, describe the provisions pertaining to levy and collection of CGST, IGST, identify and analyze the service on which tax is payable under reverse charge mechanism, ठीक है, जो बहुत वाइटल एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, आरसीएम का कॉन्सेप्ट। आरसीएम मीन्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट, किस पे रिवर्स चार्ज लगता है, मतलब रिसिपेंट को गवर्नमेंट को जीएसटी देना होता है। नॉर्मली सप्लायर जीएसटी पे करता है, बट ऐसा एक बड़ा लंबा लिस्ट है जो इस पूरा चैप्टर का मेन बात है, ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बिकॉज बाकी सभी चीज में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म रहता है, जिसमें सप्लायर को गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होता है। लेकिन आज कुछ ऐसा बात करेंगे जहां पर आपको पता चलेगा कि भाई रिवर्स चार्ज पे भी एक बहुत लंबा लिस्ट है, बट ये लंबा लिस्ट के पीछे रीजन भी समझ में आ जाएगा आपको कि गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं करता, कुछ लॉजिक होता है, कुछ रीजन होता है, तभी जाके गवर्नमेंट को करना पड़ता है। एंड उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द कॉम्पोजिशन लेवी, अनदर हॉट टॉपिक। एक हो गया आरसीएम का टॉपिक और एक हो गया सर कॉम्पोजिशन लेवी, इट्स अनदर एरिया, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को ना बोलता है कि भाई जीएसटी में अगर आप प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं हो और अगर आप रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर्स नहीं हो तो आप ना कॉम्पोजिशन लेवी पे आ जाओ, ठीक है। तो कौन कंपोजिशन लेवी में आ सकता है, किस चीज का बिजनेस करता है, मतलब कौन सा धंधा करता है,
ऐसे धंधा वर्ड इज अ बैड, सुनने में खराब लगता है, बट ऐसे धंधा मतलब बिजनेस, ठीक है, धंधा मतलब बिजनेस, ठीक है। तो अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द कॉम्पोजिशन लेवी, मतलब किस किस बिजनेस को कॉम्पोजिशन लेवी में जगह मिलेगा और किसको जगह नहीं मिलेगा, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, कंडीशंस क्या क्या फुलफिल करना पड़ता है अगर आप कॉम्पोजिशन लेवी में आना चाहते हो, कॉम्पोजिशन लेवी में आने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, मतलब एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस भी क्या है, ये भी आपको जानने को मिलेगा सर। सर ये सब बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, ठीक है, आप लोग लॉ पढ़ रहे हो जीएसटी का, लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में इसका डे टू डे बेसिस में बड़ा चर्चा होता है सर, ठीक है, तो मतलब हाईली डिस्कस टॉपिक इन मार्केट, स्पेशली इन टैक्स सेक्टर्स, जीएसटी एरिया में। अच्छा, तो चलो सर थोड़ा सा धीरे धीरे ही सही मैटर को आगे बढ़ाते हैं। हाँ ओके, ध्यान से सुनना, ओके, जैसे आप लोग ध्यान से ही सुनते हो। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ठीक है, तो लेवी एंड कलेक्शन, कलेक्शन तो हो जाएगा, गवर्नमेंट को जितना ट्रिलियन कलेक्ट करना है वो कलेक्ट तो करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर क्या चाहता है भाई, देश का बिजनेस बढ़े, हाँ सर, देश का बिजनेस बढ़े और उनका कलेक्शन बढ़े, क्योंकि देश का बिजनेस बढ़ेगा गवर्नमेंट का जीएसटी बढ़ेगा, और गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए जो भी चाहिए उनको अपने हिसाब से, जो भी प्रोजेक्ट को उसको पैसा लगाना है वो लगा पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस मैटर को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टोरी रचा आपके लिए, प्रोविजन रचा आपके लिए, रचना मतलब समझ लो, स्टोरी लिखा, जीएसटी में स्टोरी लिखा, ठीक है, लेकिन ये वैसा स्टोरी नहीं है, इट्स लॉ, ठीक है। तो एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ऑफ सीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी, लेवी एंड कलेक्शन एंड कॉम्पोजिशन लेवी। अच्छा ठीक है, तो क्या बात करेंगे यहाँ पर सर, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, सबसे पहले तो ये चीज देख लो, पावर टू लेवी टैक्स, ओके, ये जो टैक्स लगाने का जो पावर है कहां से आया, जानते हो सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आया। टू पेव वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 में आया, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 was passed. By virtue of this act, enabling provision was made to levy GST on supply of goods or service or both in India. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैट एंड सेंट्रल स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस, ये सब हट गया, ठीक है, एक्साइज हट गया, स्टेट वैट हट गया, सर्टेन स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस हटा दिया गया, सर्विस टैक्स को हटा दिया गया। सर हटा मतलब क्या, टैक्स ही चला गया क्या, अरे इतना किस्मत नहीं है इंडियंस का, ठीक है, ऐसा किस्मत वाला बनने के लिए इंडियंस को भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। दुनिया में बहुत कुछ, मतलब वेरी फ्यू कंट्रीज हैं जहां पर पब्लिक से टैक्स नहीं लिया जाता। सर क्या बात करते हो, टैक्स नहीं लिया जाता, यस सर, देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज जहां पर पब्लिक के ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं होता है। सर उसका कुछ बेनिफिट है, लाइक पॉपुलेशन कम होगा, जितना रिसोर्सेस है उससे देश को अच्छा पैसा मिल जाता है, ठीक है, जैसे दुबई जैसे कंट्रीज में इस तरह का कुछ रूल्स रेगुलेशन चलता है कि इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज उनके पास तेल का पैसा है, इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर का पैसा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट को जरूरी नहीं कि भाई रखो अपना ये सब छुट्टा, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंडिया भी अगर कभी ऐसा दिन आए और बहुत अच्छा लगेगा कि गवर्नमेंट इतना कमा लेता है, ठीक है, बिजनेस करके, या फिर बिजनेसमैन से इतना कमा लेते हैं कि पर्सनल टैक्सेस को हटा देते हैं, ठीक है, या फिर जीएसटी को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट, बट इतना किस्मत अभी नहीं है हम लोगों का। जो कंट्री है, जो कंट्री का स्ट्रक्चर है, जो पॉपुलेशन का प्रेशर है, हाँ सर ये मजाक नहीं है। अच्छा बात क्या है, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैट, सेंट्रल स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस, सर्विस टैक्सेस, ये सब क्या हो गया, सबसम्ड, सबसम्ड मतलब डूब गया क्या, यस डूब गया, किसके अंदर, जीएसटी के अंदर, इनटू ए कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी, ठीक है। ये सब हम लोग कहाँ पढ़े थे, अरे इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में पढ़ चुके हैं, तो फिर से क्यों बोल रहे हो, अरे एक बार याद दिला दिया, एक बार बस याद हो गया आपको। तो जीएसटी चार्ज करने के लिए जीएसटी को पहले बताना पड़ा। इसके बाद सर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई जानते हो, इंटर स्टेट सप्लाई जानते हो, क्यों बता रहे सर, जरूरी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हर चैप्टर में बोल के रखे हैं, हर चैप्टर में बोल के रखे हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये एक डेफिनेशन आएगा यहाँ पर, बहुत जरूरी हो सकता है यहाँ पर, जैसे एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड एग्रीगेट टर्नओवर, इसका एक जरूरी होगा कॉम्पोजिशन लेवी के लिए, ठीक है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कितना एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे आप कॉम्पोजिशन में आ सकते हो कि नहीं आ सकते, ठीक है, आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना है कि नहीं होना है, ये सब चीज़ें जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर किसको लिया जाएगा, आपका एग्रीगेट टर्नओवर पे, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो टोटल टर्नओवर के बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन लेवी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर कॉम्पोजिशन लेवी तो समझ में नहीं आ रहा है, अरे समझाएंगे ना,
समझाएंगे, अभी समझने का जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ डेफिनेशंस दिया हुआ है सर, जो हम लोग हर चैप्टर में पढ़ते रहते हैं। तो मैं फिर से बिजनेस के बारे में मैं प्रीवियस चैप्टर में भी बोला, नहीं बोलूंगा फिर से, ठीक है। कंसिडरेशन इसमें और नहीं चर्चा करना है। पर्सन कौन है सर, ये इनकम टैक्स में बोल बोल के थक चुके हैं, यहाँ पर भी बोल बोल के आपको भी थका चुके हैं, छोड़ो सर। रिसिपिएंट कौन है, ये क्या बताना है सर, जो गुड्स और सर्विस रिसीव करता है। रिवर्स चार्ज, ये इस चैप्टर का बड़ा फेमस बात है, ठीक है। रिवर्स चार्ज ये चैप्टर में बहुत फेमस बात है सर। रिवर्स चार्ज मींस द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। मतलब जो बंदा गुड्स और सर्विस रिसीव कर रहा है उनको टैक्स पे करना है, या तो गुड्स रिसीव करा या फिर सर्विस रिसीव करा, ठीक है। बोथ इंस्टेड ऑफ सप्लायर, मतलब नॉर्मली क्या करता है, सप्लायर को देना पड़ता है जीएसटी, बट इस केस में रिसिपिएंट को देना पड़ेगा जीएसटी ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ। ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में बोला, और कहाँ बोला, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 कहाँ चला गया मेरा नोट्स, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में बोला, अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 में बोला, 5 सबसेक्शन 4 में बोला आईजीएसटी एक्ट में, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 में बोला। एक्चुअली क्या है ना सर, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ एक्ट बना हुआ है, जैसे सीजीएसटी एक्ट है, ठीक है। सीजीएसटी एक्ट, आईजी, आप लोगों को मेनली सीजीएसटी एक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आईजीएसटी का भी एक एक्ट बना हुआ है, एसजीएसटी का भी एक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो सभी स्टेट के लिए थोड़ा एक्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, मेन बातें सभी सेम रहते हैं। अगर किसी को सीजीएसटी समझ में आ गया ना, अगर किसी को सीजीएसटी एक्ट समझ में आ गया जीएसटी का, तो बाकी एक्ट भी समझ में आ जाता है, ठीक है। ओके सर, सप्लायर कौन है, टैक्सेबल सप्लाई क्या है, ये सब मैं और फिर से क्यों बोलूँ, जरूरी नहीं है ना हो। अब एक बड़ा सवाल आ रहा है सर, ये बात मैं इनकम टैक्स में भी चर्चा करता हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी फिर से एक बार आपको बता देना चाहिए। सर क्या बात करोगे, सर मैं बात ये करूंगा कि आप जीएसटी लगाओगे ना, गवर्नमेंट को बता रहा हूँ सर, कौन जीएसटी लगाते हैं हम पे, सर सरकार जीएसटी लगाते हैं हम पे, चार्ज करते हैं किस पे, कभी सप्लायर पे कभी रिसिपिएंट पे। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि जीएसटी चार्ज करने के लिए उसका कुछ एरिया होगा क्या, यस एरिया है, गवर्नमेंट कहाँ तक जीएसटी चार्ज कर सकता है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरा भारत में लगता है, पहला बात, ठीक है। वो पहले का होता था ना, जम्मू कश्मीर में नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं, वो सब स्टोरी चला गया। हाँ, एक देश में रहते हो तो सारा देश के लिए सिमिलर रूल एप्लीकेबल होना चाहिए विथ वेरी फ्यू डिफरेंसेस, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकता है, बट मेन लॉ इस पे नहीं लगेगा, उस पे नहीं लगेगा, मजाक चल रहा है क्या। हाँ, देश जब एक है तो सभी को सेम रूल फॉलो करना होगा। तो इसके कारण क्या हुआ सर, इंडिया के बारे में कुछ बोला सर, आप लोग जो इंडिया जानते हो, दिस पॉइंट आई ऑल्सो डिस्कस्ड इन आवर इनकम टैक्स क्लास, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार, बिकॉज ये चार्ज ऑफ जीएसटी का सवाल है, ठीक है। इंडिया मीन्स सेम बात, टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है, वहां पर टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बोला है। टेरिटरी का मतलब इसका टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड, सब सॉयल अंडरलाइंग सच वाटर्स, मतलब पानी के नीचे वाला जो सब सॉयल है वो भी, कंटिनेंटल सेल्फ, ठीक है, मतलब जो एरिया है, मतलब जिसके ऊपर पूरा देश का जो कंटिनेंटल सेल्फ है, ठीक है, मतलब समुद्र के बाहर वाला एरिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी अदर मेरीटाइम जोन as referred to in the territorial waters, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zone act 1976। इसके ऊपर भी एक्ट बना हुआ है, वहां पर इंडिया का टेरिटोरियल वाटर, सी बेड, सब सॉयल, कंटिनेंटल सेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एनी अदर मेरीटाइम जोन, ठीक है, सब बता के रखा है, ठीक है। तो उस एक्ट के हिसाब से इंडिया का मतलब आपको बताना चाहिए। साथ में ये भी बोला, साथ में ये भी बोला, द एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी, इंडिया का जो टेरिटरी है उसके ऊपर का जो एयर स्पेस है एंड उसका जो टेरिटोरियल वाटर है वो भी, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर एज वेल एज एयर स्पेस, सारा का सारा इंडिया है। सर कहाँ, ये जीएसटी में भी बोलता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ये मैंने आपको इनकम टैक्स में भी पढ़ाया था, मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करा दिया। सर ये देखो, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से आपको एक बार फिर से याद हो जाएगा, ठीक है। क्या याद हो जाएगा, अगर ये इंडिया का बेसलाइन है, कंटिनेंटल सेल्फ है, ठीक है, दिस इज द बेसलाइन एंड दिस इज द कंटिनेंटल सेल्फ। अब ये अगर बेसलाइन है, अगर आप यहाँ खड़े हो तो इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर का मतलब होता है सर 12 नॉटिकल माइल। तो इसलिए बड़ा फेमस डेफिनेशन है
इंडिया एक्सटेंड्स, लिखा हुआ है होगा जिनका इनकम टैक्स का क्लास में चलता है, इंडिया एक्सटेंड्स क्या बोलते हैं सर, अप टू 12 nautical miles. 12 नॉटिकल माइल्स, वेरी गुड सर। ठीक है, ये बड़ा फेमस लाइन है। ठीक है, इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, बिकॉज वो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर को दर्शाता है। उसके बाद जो एरिया आता है दैट इज अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, दैट इज ऑल्सो कस्टम वाटर के अंदर भी आता है, जिसको कंटीजियस जोन भी बोलते हैं। ठीक है, 24 नॉटिकल माइल मतलब कस्टम वाटर, मतलब उसके अंदर अगर कोई जहाज वगैरह घुस जाए तो टैक्स जोन में आ गया, ऐसा। उसके बाद आता है सर 200 नॉटिकल माइल्स, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब इसके अंदर अगर कुछ भी बिजनेस मैटर क्रिएट होता है इंडिया का, ठीक है, तो वो सबसे पहले इंडिया का हक होगा। आफ्टर दैट आता है सर हाई सी, आफ्टर दैट आता है हाई सी, मतलब दिस इज इंटरनेशनल, फुल्ली इंटरनेशनल। ठीक है, इसमें इंटरपोल का पुलिस वगैरह रहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेके भी डिस्प्यूट रहता है। ठीक है, किसका अधिकार होगा, जैसे वो सब आप लोग जानते हो, जिसका जोर उसका मुल्क, है ना, जोर जार मुलुक तार, बंगाली में बड़ा फेमस है। तो इसको लेके लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, बट आपको पता होना चाहिए इंडिया का मतलब, इंडिया का टेरिटरी का मतलब, इंडिया का एक्सटेंट का मतलब। ठीक है, बिकॉज अगर आपको इंडिया नहीं पता तो जब जीएसटी चार्ज होगा, कौन सा इंसान कहाँ पर है, किस जोन पे है, किस एरिया में पहुंचा है, कोई जहाज अगर इंडिया में इंटर कर रहा है तो क्या वो इंडिया के कस्टम वाटर में पहुंच रहा है, तो फिर क्या उस पर जीएसटी लगाया जा सकता है। ठीक है, क्या उसके गुड्स पे जीएसटी लगाया जा सकता है, वैराइटीज ऑफ रूल इंडिया को बनाना पड़ता है, और उसके ऊपर बेस करके ही चार्ज ऑफ जीएसटी भी बनता है, चार्ज ऑफ जीएसटी भी बनता है। ठीक है, अच्छा एक बात भी आपको फिर से बता दूं सर, जैसे स्टेट जीएसटी लॉ ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, जैसे दिल्ली का अपना है, पुडुचेरी का अपना है, जिसको हम लोग पौंडीचेरी भी बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का भी अपना है, एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, पूरा का पूरा स्टेट और यूनियन टेरिटरी में एक्सटेंड होगा। ठीक है, महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट 2017 स्टेट एक्ट है। ठीक है, स्टेट जीएसटी लॉ एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र। ठीक है, स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 103 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में बोला हुआ है। तो ये स्टेट जीएसटी एक्ट है। तो ये सब छोटा छोटा बात एक बार गो थ्रू करने से आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ देखो सर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, ये भी 2017 में बना है। ठीक है, तो सेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में बोला हुआ है। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एक्सटेंड्स टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख जो न्यूली बना है ना, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी दैट इज यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, ये कुछ है जिसका लेजिस्लेचर नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज में आते हैं, बट उसका खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, वो पंजाब का हरियाणा का जो है उसके हिसाब से चल जाएगा। ऐसा कुछ बात मैटर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो इस मैटर आपको थोड़ा सा मैं बता दिया। तो आपको इंडिया पता होना चाहिए, बड़ा सिंपल बात है। हर क्लास में इंडिया इंडिया सुन सुन के दिमाग खराब हो गया होगा। अच्छा ठीक है, चलो अभी बात करेंगे सर, अभी बात करेंगे लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। ये लेवी एंड कलेक्शन है क्या? ठीक है, मतलब सिंपल बात है, टैक्स किस पे लगाए, चार्ज करना है ना, तो टैक्स किस पे लगाए और किससे कलेक्ट करे, कैसे कलेक्ट करे, तो दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में इसके बारे में कहा गया है। क्या सर सेक्शन याद रखें? हाँ सर, सेक्शन आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि मेनली सीजीएसटी एक्ट के ऊपर ही फोकस करके पढ़ाई करेंगे सर। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सबसेक्शन 1 में क्या कहता है सर? सुनो ध्यान से, थोड़ा सा सुनो, एक एक करके सब बताएंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी लेवाइड टैक्स कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज, मतलब जैसे स्टेट के अंदर चलता है, इंट्रास्टेट मतलब क्या, सेम स्टेट के अंदर, मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर है तो वेस्ट बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर है तो महाराष्ट्र के अंदर, सेम काइंड ऑफ। ठीक है, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर, किस पे नहीं लगेगा? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अरे दारू सर, दारू, हाँ, जिसको लोग बंगाली में मौत भी बोलते हैं, हाँ सर, जिसके लिए लंबा लाइन लगता है। हाँ सर, ऐसे जब कोरोना का डर में लोग पागल हो रहा था, तो उस डर में सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी चीज के लिए बना था उस टाइम पे, वो था लिकर के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन का जो लिकर है उसका लाइन देखने लायक था। सरकार को भी खोलना पड़ा था, पैसा का अर्निंग नहीं हो रहा था, है ना,
तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है सर, ठीक है, वो गवर्नमेंट का वैट लगता है, स्टेट वैट लग जाता है, हाई लेवल ऑफ टैक्सेस है, अच्छा इनकम हो जाता है, नशा का चीज़ है, हाँ सरकार इसको छोड़ना नहीं चाहता। एक अच्छा बात, एक खुशी का खबर है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने गुटखा बैन किया, खबर है क्या आप लोगों को? हाँ सर, ममता दीदी ने गुटखा मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग बैन किया 1 साल के लिए, खबर मिला आप लोगों को? किसी को पता नहीं है? है सर। है सर, ठीक है। तो देखते हैं सर कितना दिन बंद करके रख पाता है। मतलब गुटखा, पान मसाला वगैरह से, ये सब सीन गुड्स है, ये सब में जीएसटी नहीं लगता, साथ में इसमें एक्स्ट्रा टैक्स लगाते गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न होता है सर। तो ऐसे इससे पहले कुछ और गवर्नमेंट लाइक राजस्थान गवर्नमेंट, सिक्किम गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली ये सब गुटखा वगैरह बैन करके रखा है, ठीक है। देश है कि मुझे नहीं चाहिए ये सब, पाप का पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो बंगाल भी बहुत दिन से सोच रहा होगा शायद, बट सोच नहीं पाता बिकॉज पैसा का ज़रूरत बहुत होता है एक स्टेट को चलाने के लिए। तो इस बार जाके बैन कर दिया बिकॉज हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है। अब इतना लोगों का हेल्थ खराब हो रहा है, उनको भी तो सब्सिडी देना पड़ेगा, और सरकार को इतना, ये जो इतना सारा क्या बोलते हैं सर उसको, अरे इस बार वो क्या दिया ना, स्वास्थ्य साथी, तो स्वास्थ्य साथी में तो लंबा लाइन तो लगता है कि ये पानपुरा गुटखा वाले का भी हो जाएगा। अरे क्या लगता है आप लोगों को? नहीं लगता? ये स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके जो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले लोग रहेंगे, जो गुटखा पानपराग पार्टी है, उन्हीं का तो मैक्सिमम लाइन लग जाएगा। अब सरकार देख रही है कि या तो गुटखा बैन करो या तो स्वास्थ्य साथी बंद करो, तो सरकार भी पागल हो गया। मतलब उसको पता चल रहा है कि मुश्किल बहुत है, ठीक है। तो चलो अच्छा बात है, इस बहाने कम से कम मतलब गुटखा पानपरा के बारे में बैन तो सोचा, सब पाप का पैसा नहीं चाहिए, चलो अच्छा बात है। लेकिन 1 साल के लिए बोला, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा बात फिर से सुनो सर, तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, ओके, इसमें बोल रहा है सर कि जीएसटी लेवी होगा, ठीक है, जीएसटी लगाया जाएगा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन द वैल्यू डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15। वैल्यू के बारे में बाद में बात करेंगे सर, ठीक है, कि क्या रेट ऑफ टैक्स, वैल्यू कैसे डिटरमाइन होंगे, उसका एक अलग ही एरिया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ जीएसटी एंड एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 20%, ठीक है, 20% मतलब सीजीएसटी, ओवरऑल मैक्सिमम 40% तक जीएसटी मार्केट में चलता है, मतलब सीजीएसटी 20, एसजीएसटी 20, सीजीएसटी 20, एसजीएसटी 20, ये मैक्सिमम रेट अभी अवेलेबल है 40% तक का। Not exceeding 20% as may be notified by the government on the recommendation of the council and collected in such a manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person, ठीक है, टैक्सेबल पर्सन को पे करना है। तो ये कहाँ बोला हुआ है, ये जो टैक्स लेवी करना है, कलेक्ट करना है, ये बोला हुआ है सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में। यही तो आप लोगों को जानना है कि भाई कहाँ क्या बोला हुआ है और कहाँ क्या नहीं बोला हुआ है, ठीक है। जैसे देखो पॉइंट 2 में क्या बताता है, द सेंट्रल टैक्स on the supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit commonly known as petrol, natural gas, aviation turbine fuel shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the council। बहुत कोशिश किया इस बार, हाँ रे, इस बार जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ ना कुछ दिन पहले, कुछ महीना, एक मंथ हो गया, जीएसटी काउंसिल का मीटिंग 1 मंथ हो गया, नहीं हुआ मुझे नहीं लगता, दुर्गा पूजा के शायद 15-20 डेज बैक होगा। आप लोग को पता है कि नहीं? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर এই মাসে শেষে হয়ে যাবে, इस मंथ के एंड पे होगा कि जीएसटी आ जाएगा इसमें? এক মাস হয়ে যাবে, এখনো তো এক মাস হয়নি। अच्छा 1 मंथ हुआ नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में इस बार बहुत कोशिश हुआ था कि पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सबको जीएसटी के अंदर लाया जाए, बट क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर पूरा केस स्टडीज क्लास है हम लोगों का। हाँ सर, मैं शायद दुर्गा पूजा से पहले ही लिया था, हो सके तो एक बार वो वाला क्लास ज़रूर देखना कि वाई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वाई दे कांट, क्यों वो लोग पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं ले पा रहे, मतलब क्यों उसके अंदर, मतलब जीएसटी को क्यों पेट्रोल डीजल के अंदर नहीं ला पा रहे, ठीक है। बिकॉज इसमें मेनली प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा प्रॉब्लम है, सेंट्रल को भी प्रॉब्लम है, ठीक है।
अगर स्टेट मान जाए तो शायद सेंट्रल भी एडजस्ट कर ले, ठीक है, लेकिन सेंट्रल फिर भी चाहते हैं बट स्टेट तो कभी नहीं चाहेगा, ठीक है, तो मुश्किल है, स्टेट को बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, स्पेशली जो थोड़ा सा हाई लेवल मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है वो तो कभी नहीं मानेगा, लाइक तमिलनाडु वगैरह, इनको बहुत प्रॉब्लम है, तो इसको लेके बड़ा लड़ाई है। बट ये जीएसटी काउंसिल कभी भी किसी भी मूवमेंट में पेट्रोल डीजल ये सबको जीएसटी के परव्यू के अंदर ला लेगा सर, ठीक है, चार्ज कर देगा। सेक्शन 3 मतलब सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, the government may on the recommendation of the council by notification specify categories of supply of goods or service or both, the tax on which shall be paid or reverse charge basis। yes, ये सबसेक्शन 3 में बोला हुआ है। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 में क्या बोलते हैं कि कुछ कैटेगरी बना दिया, उसमें बोलता है कि रिवर्स चार्ज करेंगे, मतलब रिवर्स चार्ज मतलब रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करेंगे। आगे चर्चा करूंगा, अभी यही तो चर्चा होगा आज, इसी का तो चर्चा होगा, और चर्चा होने के क्या करना है, ये सब रिवर्स चार्ज पे ही बात करेंगे। फॉरवर्ड चार्ज तो सबको पता है ना, इट्स नॉर्मल बात कि भाई सप्लायर को टैक्स देना पड़ेगा, है ना, आपको 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट सेल करेगा, 100 रुपीज़ पे 18% का जीएसटी लगाएगा, आप 18% का जीएसटी पेमेंट करोगे, 100 का 18% हो गया 18 रुपया, ये 18 रुपीज़ सरकार को दे देगा, कौन, सिंपल बात है, सप्लायर देगा, सप्लायर पे करेगा। लेकिन सर आईटीसी का क्या होगा, अच्छा आईटीसी का भी बात है क्या, अच्छा मानो कि जो प्रोडक्ट वो 100 में सेल कर रहा है वो प्रोडक्ट वो 80 रुपीज़ में परचेज किया था, तो 80 का 18% कितना होता है सर, 80 का 18% कौन बताएगा, बोलो सर, कोई तो कैलकुलेट करो, 80 का 18%, हाँ 14.4, ठीक है, तो जब वो परचेज किया था तब वो 14% 40 पैसे का टैक्स दिया था, ठीक है, तो उसके पास इसका आईटीसी है, वो रजिस्टर्ड है अगर, तो ये इसका क्लेम है, आईटीसी क्लेम है। तो 18 रुपीज़ गवर्नमेंट को देने के लिए जब गवर्नमेंट उसको बोलता है तो वो बोलते हैं रुको रुको, मेरे पास आईटीसी है 14 रुपीज़ का, तो अभी गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 4% पे करेगा, सिंपल है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आईटीसी। ये सबको नहीं मिलता, जो रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, उसी को मिलता है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड होते हैं वो भी, उसका भी कुछ क्लेम मतलब सिस्टम है सर, हर केस में, मतलब रजिस्टर्ड होने से भी मिलेगा ऐसा नहीं है, कितना रेट ऑफ टैक्स भर रहे हो ये आरसीएम में बताएंगे आपको, रिवर्स चार्ज में, मजे का बात है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है, एक बड़ा खेल खेलता है, जो ट्रांसपोर्टर होता है ना उनका एक अलग लेवल ऑफ चर्चा होगा, ठीक है, वेट करो सर, बहुत सारा वैराइटीज ऑफ रोल प्ले आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल बात है, गवर्नमेंट बोलता है 18 रुपया दो, बोलते हैं कि मैं पहले 14 रुपया दे के आया हूँ जब मैंने परचेज किया था, तो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, और जब वो सेल किया उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, दिस इज उसका आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स एक्चुअली पेमेंट करना पड़ता है किसको, गवर्नमेंट को, लेकिन आउटपुट से वो इनपुट टैक्स को माइनस करेगा, तो अल्टीमेटली नेट पेबल रहेगा 4%, जो मैंने इंट्रोडक्शन लेवल में आप लोगों के साथ काफ़ी सारा क्वेश्चन में डिस्कस करके रखा है ना, फिर से बात करेंगे जब आईटीसी करेंगे, फिर से बात करेंगे। अच्छा, तो फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, सुनना बहुत ज़रूरी है, हड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, कि क्या चल रहा है, लंबा लंबा लाइन में क्या लिखा हुआ है, अरे सर तभी तो, मेहनत तो मेरा हो रहा है, आपका क्या जा रहा है, आपको बस कान लगा के सुनना है। द गवर्नमेंट may on the recommendation of the council by notification specify categories of supply of goods or service or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or service or both, and all the provision of this act shall apply to such recipient, ठीक है, मतलब जो गुड्स एंड सर्विस रिसीव करेगा उस पे जीएसटी का जो लेवी है वो लग जाएगा, जिसके बारे में सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में बोल के रखा है, ठीक है। आई विल डिस्कस इन डिटेल्स, वेट अभी करेंगे, इट्स अ वेरी हॉट डिस्कशन, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, सर बार बार ये काउंसिल कहाँ से आ रहा है, अरे सर ये काउंसिल ही तो है जो मतलब हर्ता कर्ता विधाता, समझते हो, धर्ता कर्ता विधाता बोलते हैं ना, ये काउंसिल ही सब कुछ है। ये रहा जीएसटी काउंसिल, gstcouncil.government.in, ठीक है, ये देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ये हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, यहाँ पर आपको कौन सी मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा है इसका डिटेल्स। 44th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जो कब हुआ था सर, अच्छा जून में हुआ था क्या, अच्छा जून में हुआ था 44th वाला, 12 जून 2021 में हुआ था लास्ट, मतलब इससे पहले एक रिसेंट हुआ था जीएसटी, इसको लेके क्या बोलते हैं उसको, वो पेट्रोल डीजल में जीएसटी लाने के लेके, बट देखो कौन सा एजेंडा डिस्कस हुआ, क्या डिसीजन लिया गया, मिनट्स में, मिनट्स जानते हो ना आप लोग,
कोई भी मीटिंग होता है उसको जो पूरा का पूरा मैटर को एक शॉर्टकट में लिखा जाता है कि मीटिंग में ये डिस्कस हुआ, तो उसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। कंपनी लॉ में पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। तो सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है देश के डिसीजन के बारे में, जीएसटी के बारे में, ठीक है, ऐसे आप लोगों को जानना चाहिए। आप लोग नहीं जानोगे तो कौन जानेगा सर? चार्टर्ड सीएस सीएमए, हाँ, इन्हीं को तो पता होना चाहिए। जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, दे हैव टू नो। तो जाओ, रिसर्च करो, सर्वे करो और जितना हो सके नॉलेज गैदर करो। अच्छा, समझ में आ गया सर कौन है ये जीएसटी काउंसिल? बार बार काउंसिल काउंसिल, कान खराब, माथा खराब। माथा खराब नहीं करना है, सबका माथा खराब करके रखना है। वो बोलते हैं ना सर, टेंशन लेने का नहीं देने का है। अच्छा ठीक है। द गवर्नमेंट भी ऑन द रिकमेंडेशन of the council by notification specify a class of registered person who shall in respect of supply of specified categories of goods or supply service, ठीक है। अच्छा, ये रिवर्स हो गया ये वाला ना, एक सेकंड। फाइव में जाना है। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज सर्विस टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ व्हिच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अच्छा, ई कॉम वाले, अरे ई कॉम में तो बड़ा चर्चा हो रहा है आजकल। एक कंपनी ई कॉम में रिसेंटली बहुत बड़ा कंपनी स्टॉक मार्केट लिस्टेड होने को जा रहा है। किसको किसको नाम पता है, जल्दी बोलो। आज ही, अरे सर मजा आ गया। नाइका का आईपीओ आ गया है। कौन कौन परचेस कर रहे हो सर? कोई कर रहे हो क्या? स्टॉक मार्केट में यहाँ पर प्यार करने वाले बहुत है, स्टॉक मार्केट को मोहब्बत करने वाले बहुत मिलेगा। कोई खरीद रहे हो क्या नाइका? खरीद सकते हो सर, ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, सेकेंडरी मार्केट में खरीदना है तब भी खरीद सकते हो, सेकेंडरी में भी खरीद सकते हो, नो इशू। ऐसे ग्रोथ कंपनी है, अच्छा कंपनी है, अंडर वैल्यूड है, मतलब इसका जो बिजनेस है अभी भी अंडर वैल्यूड है नाइका। इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिख रहा है सर, इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। कॉस्मेटिक्स, फैशनेबल, स्पेशली ये नेटिव एरिया को बहुत ज़्यादा टारगेट भी कर रहा है। मतलब इंडिया का जो नेटिव सेक्शन है ना, ग्रामीण सेक्शन, उसको भी बहुत टारगेट कर रहा है। इसका ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है ना? इसका ऑनलाइन ऑफलाइन भी है ना? ऑफलाइन एक्रोपोलिस से আছে। हाँ, इसका ऑफलाइन भी है, इसका ऑनलाइन भी है, ठीक है सर। वेरी इंटरेस्टिंग ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और ऑनलाइन में आज आ गया सर, ऑलमोस्ट 1100 समथिंग में लिस्टेड हो रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाइका। हाँ, आप लोग तो जानते ही हो, यही है ना नाइका। ये वाला कंपनी है ना, दिस वन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा मतलब इसका मार्केट स्ट्रक्चर है और काफ़ी इसका बेस बन रहा है। तो ई कॉमर्स में ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इफ सच सर्विसेज सप्लाइड थ्रू इट एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एज इफ ही इज द सप्लायर लायबल फॉर पेइंग टैक्स। मतलब बात कहने का यहाँ पर ये मैटर है, ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है इन पे किस तरह से जीएसटी लगाएंगे, ठीक है, इसका एक बड़ा स्पेशल डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो मैं जब इसके बारे में चर्चा करूंगा डिटेल्स में तभी मैं आपको बताऊंगा। बट सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में इसके बारे में ऑलरेडी बता के रखा है, तो मैं इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करूंगा, डोंट वरी। ये सब मैं बस एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ। तो इस पूरा खेल में चलेगा क्या? चलो सर थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं। Central goods and service tax shall be levied on all interstate supplies of goods and service or both. The tax shall be collected in such a manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person. Taxable person मतलब वही जो registered होगा, जिसको टैक्स देना है। However, intrastate supply of alcoholic liquor for human consumption is outside the purview of CGST. इस पे नहीं है। Value for a levy, transaction value under section 15 of the CGST Act discussed in detail in chapter 5, ठीक है, ये हम लोग बात करेंगे, ठीक है। टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब किस टाइम पे वैल्यू करेंगे और उसका वैल्यू कैसे होगा, तो उसका एक पूरा डिटेल्स चर्चा रहेगा जिसमें हम लोग टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में बात करेंगे। एंड रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी क्या रहेगा इसमें, इस चैप्टर में इसका बात होगा। जीएसटी का क्या रेट चलता है, ठीक है। तो कुछ चेंजेस, अगर किसी के पास पुराना मैट है, मतलब लास्ट बार, मतलब इसके पहले वाला जो सेशन में हम लोग पढ़े थे उस टाइम पे जो रेट था, इसमें रेट में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो अपडेट रेट भी ले लो, और जो पुराना नोट है ना वो भी आपके एग्जाम के लिए वो भी एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें आपको बस नॉलेज के लिए ले लो। जिनका एग्जाम
मोटा मोटी जून में है उनके लिए यही रेट पूरा का पूरा अप्लाई होगा, और जिनका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में है वो ये रेट जान के रखो, और पुराना रेट जो अगर थोड़ा बहुत चेंजेस कहीं देखने को मिल जाए तो आप पुराना रेट को ही फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ऐसे रेट को लेके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है प्रोविजन जो अभी भी कुछ वैसा ही है जैसा था, ठीक है। रेट जस्ट चेंजेस होता रहता है, यहाँ पर रेट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको रेट अगर कुछ भी पूछेगा ना तो क्वेश्चन के अंदर बता देगा भाई ये रेट है, ठीक है, आपको कैलकुलेट करके बताना। तो रेट ऑफ सीजीएसटी, rate of CGST are rates as may be notified by the government on the recommendation of GST council, ठीक है। ये हम लोग डिटेल्स में चैप्टर में चर्चा करेंगे। मैक्सिमम CGST 20% है, ठीक है। CGST 20% मतलब SGST भी 20%, ठीक है, जो इंट्रा स्टेट में हम लोगों को देखने को मिलता है। और इसका मतलब IGST कितना हो जाएगा सर? IGST तो कॉम्बाइंड टैक्स है, मतलब IGST 40% होगा, तो CGST 20, SGST 20, कुल मिला के 40, और जब कॉम्बाइंड टैक्स होता है, जब इंटर स्टेट होता है, तब IGST आता है तो वो भी 40, ठीक है। इसलिए देखो लिखा है on interstate supply of goods and service, integrated goods and service tax is levied on the transaction value under section 15 of the GST Act. Since alcoholic liquor for human consumption is outside the purview of GST law, IGST is also not leviable on the same. IGST is the sum total of CGST एंड SGST और UTGST। अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो UT और CG को मैच करेगा, और अगर वो स्टेट है तो स्टेट एंड सेंट्रल को मैच करेगा। और मैक्सिमम रेट ऑफ IGST जो इंटर स्टेट में होता है, मतलब जब स्टेट बदल जाता है, से फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, तमिलनाडु टू जम्मू कश्मीर टू केरल, केरल टू कर्नाटका, समथिंग लाइक दैट, ओके। ऐसा बात में IGST चार्ज होगा, और IGST रेट 40% तक लगाया जा सकता है सर, ठीक है, मैक्सिमम। हाँ सर, थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो रहा है ना, चार्ज ऑफ GST पे हम लोग कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ओके सर, ये देखो, हाउएवर GST and CGST and IGST of supply of following items have not been levied, it shall be levied with effect from such date। अभी भी लिवाई नहीं हुआ है, जैसे आप लोगों को पता है पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, ATF, एविएशन, टर्बाइन, फेयर। अच्छा, टैक्स पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ अंडर रिवर्स चार्ज। हाँ, यही तो बात करेंगे अभी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज में क्या होता है सर? सर रिवर्स चार्ज में जस्ट उल्टा हो जाता है कि नॉर्मली सप्लायर को टैक्स पे करना होगा, यहाँ पर रिसिपिएंट को देना होगा। CGST और IGST शैल बी पेड बाय रिसिपिएंट, मतलब जो गुड्स और सर्विस रिसीव करेगा उसी को देना होगा। सर जैसे कि सर बहुत सारे हैं, रुको, रियल लाइफ एग्जांपल मतलब भरा पड़ा है, ठीक है। ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस इन द फॉलोइंग केसेस, सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विस आर बोथ as notified by the government on the recommendation of the, again एक ये दिमाग खाता रहता है सर, GST काउंसिल, ठीक है। supply of specified categories of goods or service or both by an unregistered supplier to specified class of registered person। हाँ, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब सर ये बात ध्यान सुनना, ये वाला बात ध्यान से सुनना। सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। सर अनरजिस्टर्ड सप्लायर कौन? मतलब मानो आप गुड्स के रिसिपिएंट हो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं किसका नाम लूँ, किसका नाम लूँ? अच्छा, नील, नील को मेरा आवाज आ रहा है? नील, ऋषभ, किसी को भी मेरा आवाज आ रहा है? अनुज, अरे कोई तो हाँ बताओ। यस सर। यस सर, ओके। तो बेसिकली मानो कि अनुज हो या नील, ठीक है, मानो कि अनुज, ठीक है, अनुज एंड नील। अनुज इज फ्रॉम आसाम एंड नील इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि मानो कि जो नील है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, मतलब GST में रजिस्टर्ड नहीं है, बट अनुज जो है वो रजिस्टर्ड है। अब नील कुछ प्रोडक्ट अनुज को सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर सप्लायर कौन? नील है कि अनुज है? हाँ सर, नील। नील इज द सप्लायर, बट नील अनरजिस्टर्ड है। अब देखो अनुज रजिस्टर्ड है, ठीक है, सप्लायर के हिसाब से भी, रिसिपिएंट के हिसाब से भी रजिस्टर्ड है, लेकिन क्योंकि नील अनरजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट को जब GST को कैलकुलेट करना हो, GST लेवी करना हो, GST कलेक्ट करना हो, तो वो नील को ढूंढ पाएगा? हु इज नील? नील को ढूंढ पाएगा क्या गवर्नमेंट? मुश्किल हो जाएगा ना, बिकॉज उसका कोई पेपर्स नहीं है, ठीक है, कहां से सप्लाई मिला, क्या मिला, हाँ ढूंढ लेगा, बट वो इस केस में क्या बोलता है, ठीक है, वो बोलेगा भाई
अगर आप अनरजिस्टर्ड से ले रहे हो, ठीक है, तो फिर इन दैट केस हो भी सकता है कि नील को रजिस्टर्ड करने का जरूरत नहीं पड़ा। जो लिमिट है ना, रजिस्ट्रेशन का एक लिमिट है, आप अगर लिमिट क्रॉस नहीं करते हो तो आपको रजिस्टर्ड करने के लिए गवर्नमेंट भी बाध्य नहीं कर सकता, मतलब गवर्नमेंट भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो नील अनरजिस्टर्ड है, बट जो अपना अनुज है वो रजिस्टर्ड है। लेकिन अनुज कौन है? अनुज रिसिपिएंट है। तो ऐसा केस में गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर के साथ काम कर रहे हो तो जो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है उसको सिंपल बात है जीएसटी देना पड़ेगा। तो वही बात करता है सर, सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू ए स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो उस केस में भी रिवर्स चार्ज हो जाता है। किसके हाथ में रिवर्स चार्ज? रिसिपिएंट के हाथ में रिवर्स चार्ज। नॉर्मली सप्लायर को देना पड़ता है, बट इस केस में रिसिपिएंट को देना पड़ेगा। मतलब अनरजिस्टर्ड सप्लायर एक बहुत बड़ा खेल खेलता है रिवर्स चार्ज में। बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? क्या रे, कोई क्वेश्चन है क्या किसी के मन में? सवाल है तो क्या करो, चलो স্যার बोलो। আনরেজিস্টার্ডের কাছ থেকে তাহলে নেবে কেন যদি রেসিপিয়েন্টকেই ট্যাক্স দিতে হয়? अरे बाबा, अनरजिस्टर्ड से तो क्या अनरजिस्टर्ड लोग बिजनेस नहीं करेगा क्या? তো अरे ট্যাক্স তো সেই রেসিপিয়েন্টকেই দিতে হবে না? हाँ, तो सिंपल बात है ना, तो उससे कलेक्ट करके वो दे देगा। मतलब सिंपल बात है। जो गुड नॉर्मल क्या सिस्टम क्या होता है, देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि अरे भाई जैम बोर्ड खोलना है, कहाँ क्या क्या खुल जाता है आजकल। हम लोग क्या पता है कि भाई गुड्स का टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए, सिंपल बात है ना, गवर्नमेंट को चाहिए जीएसटी। अब इसमें गवर्नमेंट सिंपल देखेगा कि भाई मैं किससे जीएसटी कलेक्ट कर पाऊंगा। गवर्नमेंट का सिंपल कॉन्सेप्ट है, मानो कि नील इधर है जो अनरजिस्टर्ड है, अनुज इधर है जो रजिस्टर्ड है। ए नील, तेरे पास क्या है बोल, कौन सा चीज सप्लाई करेगा बिजनेस करने के लिए? तेरा टाकी पे क्या चीज अच्छा बनता है? टाकी से सेल करने के लिए क्या है बोल, बोल रहे कुछ तो होगा टाकी का स्पेशल। इछामती नदी रिवर के बगल में है फिश। হ্যাঁ হতে পারে। हाँ चलो, फिश 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 इज अ गुड एग्जाम्पल। तो ऐसे इछामती रिवर है, वहाँ पर बहुत फेमस, बांग्लादेश के साथ इधर उधर होता रहता है। तो अपना नील जो है वो फिश अनुज को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फिश सप्लायर कौन है? नील है, बट वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। ऐसे ही फिश का कारोबार करता है, उतना कॉर्पोरेट वे में नहीं करता, बट अपना अनुज जो है वो मानो कि कुछ कॉर्पोरेट वे में बिजनेस करता है। इट्स लाइक अरे लिसियस टाइप, आजकल एक कंपनी उठा है ना सर, लिसियस, नाम तो सुना होगा आप लोग। अरे टीवी में बड़ा ऐड चल रहा है, चिकन और मतलब फ्रेश चिकन फ्रेश फिश, अनिल कपूर और उसका भतीजा अर्जुन कपूर बड़ा ऐड दे रहा है, देखा कि नहीं? नहीं देखा? नहीं देखा, सच में नहीं देखा आपने? না স্যার দেখিনি। किसी ने नहीं देखा? अरे कोई तो देखा होगा। है देखिए দেখা है। हाँ सर, वही तो लिसियस टाइप्स ऑफ बिजनेस, मतलब अगर आपको लिसियस टाइप्स ऑफ बिजनेस करना है तो आप कॉर्पोरेट टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हो। तनुज जो है थोड़ा कॉर्पोरेट टाइप बिजनेस कर रहा है। अब देखो भाई, ये सभी बिजनेस जिसको जो करना है करने दो, बट गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, ठीक है। मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि जो फिश है वो टैक्सेबल है, ठीक है। अब बहुत केस में होता है कि फ्रेश फिश जो वगैरह होता है ना, उस पर टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। बट मैं मान रहा हूँ कि पैकेज्ड है, तो पैकेज्ड होने पर जीएसटी लग जाता है, ठीक है। तो सिंपल बात है कि भाई नील जो है अनरजिस्टर्ड है, अनुज जो है रजिस्टर्ड है। अब गवर्नमेंट बोल रहे कि भाई नॉर्मल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट सप्लायर को देखता है कि भाई कौन सप्लायर है, आ जाओ और सरकार को टैक्स दो। लेकिन क्योंकि नील अनरजिस्टर्ड है, अनुज रजिस्टर्ड है, तो सिंपल बात है कि जो सेल वैल्यू होगा, ठीक है, तो जो सेल वैल्यू होगा उसके बेसिस पे अनुज को बोलेगा कि भाई आपने टैक्स नील से ले लो, ठीक है। कलेक्ट नील को करना चाहिए था, बट हम नील से नहीं लेंगे, हम अनुज से लेंगे। तो एक्चुअली अनुज को ही तो टैक्स देना था। जैसे मानो कि अगर नील ने 1 लाख का फिश, 1 लाख का फिश, ठीक है, 1 लाख अमाउंट का फिश अनुज को सप्लाई किया, तो एक्चुअली जीएसटी कौन किससे चार्ज करेगा?
अगर मानते चलते हैं सर 18% जीएसटी है, ऐसे नहीं हो सकता, शायद 5% 10% भी हो सकता है, बट यहाँ पर मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि 1 लाख का प्रोडक्ट मतलब फिश सप्लाई कर रहा है, 18% का जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो एक्चुअली ये 18% जीएसटी कौन देगा, किससे कलेक्ट होना चाहिए? मेरे से सर। अनुज से ना, समझो बात को, ठीक है, ये अनुज का हाथ है। अनुज 1 लाख भी पेमेंट करेगा और 1 लाख पे 18% भी पेमेंट करेगा, तो टोटल अनुज पेमेंट कितना करेगा नील को? 1,18,000, ठीक है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नील अनरजिस्टर्ड है, बट दिस 18,000 जो है ना, ये एक्चुअली नील का पैसा नहीं है। ये नील अगर नॉर्मल होता, अगर फॉरवर्ड चार्ज में होता, ठीक है, और अगर नील रजिस्टर्ड बंदा हो जाता, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्रिएट होता, तो सिंपल बात था कि नील ये 18,000 कलेक्ट करता और गवर्नमेंट को जमा करता। बट इन दिस केस क्योंकि नील अनरजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट बोलते कि भाई हम अनरजिस्टर्ड के पास झमेला नहीं करेंगे, हम अनुज को जानते हैं रजिस्टर्ड है, हम अनुज से 18,000 डायरेक्टली ले लेंगे। तो बेसिकली अनुज इस टाइम पे क्या करेगा, अपना टैक्स का पैसा नील को ना देखे डायरेक्ट गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। समझ में आया? बोल। बस यही है रिवर्स चार्ज। ये नंदिनी বুঝতে পারলি কি পারলি না? হ্যাঁ স্যার পারলাম, মানে রিসিপিয়েন্ট ওটা সাপ্লায়ারকেই দিত, ওটা ওকে না দিয়ে ডাইরেক্ট গভর্নমেন্টকে দিয়ে দিত। एग्जैक्टली, बट दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज बिकॉज ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट से उल्टा जा रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट का उल्टा हो रहा है। बिकॉज नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है कि अनुज पेमेंट करेगा नील को 1,18,000, जिसमें से टैक्स का पैसा नील क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा करेगा, बाकी अमाउंट उसका अपना प्रॉफिट का पैसा है, ठीक है, जो सेल का पैसा है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में अनुज डायरेक्ट दे देगा गवर्नमेंट को। बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज नील अनरजिस्टर्ड है, बिकॉज नील अनरजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट अनरजिस्टर्ड के साथ झमेला नहीं करेगा। सिंपल बात है। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल लॉजिक से ही बना है जीएसटी लॉ, ठीक है, सिंपल सिंपल लॉजिक लगाते हैं गवर्नमेंट, और कब किसको पकड़ना है, मैं बोला ना, इस पे लगाए, उस पे लगाए, किस पे लगाए, हाँ, इस पे लगाए, उस पे लगाए, किस पे लगाए, बस यही गवर्नमेंट का चलता रहता है और कुछ नहीं। दिमाग खराब करते बैठे रहते हैं कि भाई इसको छोड़ो उसको लेते हैं, उसको छोड़ो इसको लेते हैं, हाँ, बस यही है। अब गवर्नमेंट के जूता में पैर रखो, आपको समझ में आ जाएगा। अपने आप को सोचो कि आप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का पार्ट हो, जस्ट फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, आपको फीलिंग आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, all the provisions of CGST IGST acts shall apply to the recipient in the aforesaid cases, and if he is the person liable to paying the tax in relation to the supply of such goods or service or both. Let us first understand the concept of reverse charge mechanism। okay, चलो रिवर्स चार्ज ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया, बस कुछ किताबी बातें भी जानना होता है ना, कॉन्सेप्ट तो समझ में बिल्ड हो ही जाता है, बट किताबी बात, सेक्शन सब सेक्शन दिमाग खराब करने वाला, बट दिमाग भी थोड़ा बहुत खराब कर लो सर, बिकॉज ज़िंदगी में कहानी तो होता है, बट कहानी का कुछ बेस होना चाहिए, है ना। कहानी का बेस हो जाए वो क्या है ना, प्रूव करना पड़ता है। तुम जो मतलब हम लोग ऐसे झगड़ा करते हैं, देखना दोस्तों में बीच में, बात बचपन में बड़ा झगड़ा होता था कि तुम ऐसे बोल रहे हो, कहाँ लिखा हुआ है ना। एक बार मेरा एक दोस्त के साथ मेरा बड़ा झगड़ा चालू हुआ था कॉलेज में। तो झगड़ा किस बेसिस में जानते हो सर? व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? सर हॉकी। सर क्या आप सबको क्या लगता है, हॉकी है नेशनल गेम? हाँ सर, हॉकी है सर। सब हॉकी के सपोर्ट में। कबड्डी क्या है फिर? না হ্যাঁ কাবাডিও তো ছিল, হ্যাঁ ওইটা মনে পড়লো এক্ষুনি। দাদা কাবাডি হচ্ছে গেম আর ওটা স্পোর্টস। कबड्डी गेम्स में है और हॉकी स्पोर्ट्स में है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया हॉकी, नेशनल गेम ऑफ इंडिया कबड्डी। अब इसको लेके एक्चुअली हम लोग थे बंगाली मीडियम वाले, ठीक है, तो एक्चुअली मी एंड मेरे साथ और कुछ दोस्त थे जो बंगाली मीडियम वाले, और कुछ लोग थे सर सीबीएसई आईएससी वाले। अब सीबीएसई आईएससी को ना हॉकी पढ़ा गया नेशनल स्पोर्ट्स में, और बंगाल बोर्ड रीजनल बोर्ड है, ये कबड्डी को बड़ा हम लोग बचपन से जानते हैं कि कबड्डी हम लोग का नेशनल गेम है, ऐसे इस तरह से। और गेम और स्पोर्ट्स में क्या फर्क है इतना कौन सोचेगा सर, ठीक है, कोई सोचा ही नहीं है। अब दोस्त के साथ बड़ा झगड़ा चल रहा है, और उन दिनों कॉलेज में फ़ोन तो होता था,
गूगल भी मिल जाता था, बट गूगल खुलने के लिए जो नेट पैक है ना, वो नेट पैक पर बड़ा क्राइसिस होता था। मतलब अगर गूगल वाला फोन किसी के पास मिल जाए, 2009-10 का बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत बड़ी बात है कि अगर क्या डेटा है उसके पास, डेटा वो खर्चा नहीं करने देगा, तो झगड़ा चल रहा है, ठीक है। तो बाद में एक क्विज बुक ढूंढ रहे थे हम लोग, ठीक है, मनोरमा या फिर समथिंग लाइक दैट। तो फिर बाद में पता चला कि हॉकी भी है, कबड्डी भी है, ठीक है। तो मेरा दोस्त भी जीता, मैं भी जीता, बट हम दोनों ही फिर सर पे हाथ लगा के एकदम दिमाग खराब करके बैठे हुए हैं कि इतना झगड़ा किए, लेकिन अल्टीमेटली क्या क्या पता चला। तो बेसिकली मैं आपको बस इसलिए बोला ये बात कि हम लोग झगड़ा करते हैं, लेकिन झगड़ा का एक बेस बना के करता है ना, कि भाई हमने यहाँ पढ़ा है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बेस, ठीक है। तो इसीलिए चलो बेस बनाते हैं। तो generally the supplier of goods or service is liable to pay GST. However, under the reverse charge mechanism, the liability to pay GST is cast of the recipient of the goods and service. Now reverse charge के बारे में क्या बोलता है? Means the liability to pay tax is on the recipient of the supply of goods and service instead of the supplier of such goods or service in respect of notified categories of supply. Section 2 subsection 98 ये बात कहता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 98। एक चीज आप लोगों को मैं बता सकता हूँ, अगर आप लोग थोड़ा बहुत रिलीजियस मैटर पे अगर आप लोग इंटरेस्टेड कभी होते हो, ठीक है, रिलीजियस मतलब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होता है ना सर, लाइक जैसे हमारा इंडिया में जैसे हम लोग का मतलब हिंदू लोगों का गीता, ठीक है, फिर मुस्लिम में कुरान, ठीक है, फिर आपका बाइबल, ठीक है, इस तरह का जो गीता, कुरान, बाइबल। आप एक चीज देखना, जो लोग स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं या फिर स्पिरिचुअल स्प्रेड करते हैं लोगों के अंदर, ठीक है, अब एक चीज देखना, वो लोग जब कोई बात रखता है, वो हमेशा उसके नीचे ना बताते कि भाई ये बात गीता का कौन से सेक्शन में बोला है, मतलब कौन से श्लोक में बोला गया है, ठीक है, मतलब श्लोक गीता में श्लोक का बोला है, कुरान में कोई वर्ड्स के हिसाब से या फिर उनका कुछ लैंग्वेज होगा, जैसे उर्दू में या अरबी में कुछ बोला होगा, बाइबल में किस वर्ड्स में बोला है, ऐसे करके बोलते रहते हैं, है ना सर। ठीक जैसे हम लोग लॉ में सेक्शन सेक्शन करते रहते हैं, सुना है कभी आप लोग ये? कभी आप लोग इस्कॉन वाले को सुनना, या फिर कभी आप लोग कोई कुरान के बारे में बात कर रहे सुनना, ठीक है। मैं थोड़ा सुनता हूँ सर, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है, हर धर्म पे जाति पे इंटरेस्ट रखता हूँ, तो सुनता रहता हूँ कई बार, ठीक है। तो सुनने के टाइम पे समझ में आता है कि अच्छा ये लॉ ही है, इसीलिए ये लोग वर्ड्स श्लोका इस तरह से लिख के गया है। आज से जैसे गीता बहुत पुराना है, गीता ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स कम से कम, ऐसे एग्जैक्ट कोई भी किसी को प्रॉपरली पता नहीं है, बट फिर भी जितना प्रूफ मिलता है 5000 साल से भी पुराना है। इस्लाम का जो है दैट इज 1400-1500 ईयर्स ओल्ड, बाइबल जो है हार्डली 2000 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये जो भी हो डेटा वाइज तो कुछ मिल जाता है, बट कहाँ पर क्या चीज बोला हुआ है, भगवान ने क्या बोला, अल्लाह ने क्या बोला, गॉड ने क्या बोला, ठीक है, इट्स लाइक दैट। तो एग्जैक्टली बेस सर, लॉ को इस तरह से समझो, स्पिरिचुअल मतलब जो किताबें हैं, इंटरेस्ट रखो ना रखो, कभी सुना करो, ऐसे इंटरेस्ट रखने लायक बहुत सारा चीजें आजकल हो गया है, सुना करो सर, बड़ा मजा आएगा, सीरियसली मजाक नहीं कर रहे हैं। मतलब वेद, वेदांत, गीता वगैरह, सर क्या बात करो, हम लोग बूढ़ा हो गए क्या, अब पागल हो गए सर, बूढ़ा होने के बाद ये सब सुनने का और मन नहीं करेगा। बुढ़ापे पे ना एक्चुअली क्या होता है ना, बुढ़ापे पे और कुछ काम धंधा होता नहीं है जिंदगी में, इतना सारा कुछ हो गया और कुछ सुनने का मन ही नहीं करता, वो बस क्या करते ना, एक कोशिश करते हैं। बट अगर आप इस यंग एज में सीखने का कोशिश करोगे ना, तो आपको सीरियसली कुछ जानने को मिलेगा। सर छोड़ो, जीएसटी बढ़ाओ, दिमाग खराब मत करो, सॉरी सर सॉरी, ये सब स्पिरिचुअल बातें हजम नहीं होता। तो रिवर्स चार्ज मीन्स क्या है सर? लायबिलिटी टू पे टैक्स इन ऑन द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स, जिसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 कहता है। इट मे बी नोटेड दैट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट बर्डन ऑफ टैक्स हैज टू बी अल्टीमेटली पास्ड ऑन टू द रिसिपिएंट, है ना। ये तो सिस्टम है ही कि अल्टीमेटली टैक्स देना किसको होता है, रिसिपिएंट को ही ना होता है। अरे जो भी गुड्स का रिसीव करता है उसी को ना, जैसे आप लोग दुकान में जाके चीजें खरीदते हो, हाँ सर, कुछ भी, अभी मैगी खाने का मन करेगा क्लास के बाद, है कि वैसे स्पाइसी मैगी खाएंगे आज, माँ आज बाकी चीज नहीं खाएंगे, पास्ता खाने का मन करता है, दुकान में जाओगे, फट देनी पास्ता मैगी का पैकेट उठा के लेके आओगे और बनाना चालू कर दोगे। लेकिन इसके बीच में आप क्या कर दिए सर, जीएसटी दे के आ गए। हाँ सर, जीएसटी दे के आओगे कि नहीं आओगे? मैगी खाने का मन करेगा या फिर पास्ता खाने का मन करेगा, जो भी, क्या जीएसटी दे के ही खाओगे ना? अरे हाँ या ना?
यस सर। हाँ सर। हाँ, तो फिर रिसिपिएंट कौन है? हम, कंज्यूमर। हाँ, तो अल्टीमेटली ये जीएसटी का पहले भी वैट सिस्टम में भी वही होता था। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ एन इंडायरेक्ट टैक्स, इंडायरेक्ट टैक्स का ही प्रिंसिपल है, ठीक है। द बर्डन ऑफ टैक्स हैज टू बी अल्टीमेटली पास्ड ऑन टू द रिसिपिएंट। जीएसटी बीइंग एन इंडायरेक्ट टैक्स। हाँ बोलो सर। सर एफएमसीजी गुड्स जो है सर, उसमें टैक्स 2 बार भरना पड़ता है क्या? मतलब देखा जाता है सर, क्योंकि वो लोग तो डायरेक्ट चैनल यूज नहीं करता है, वन लेवल चैनल यूज करेगा ही, तो उसमें सर 2 बार टैक्स पड़ेगा। 2 बार टैक्स मतलब मैं समझा नहीं। मतलब सर जो मैन्युफैक्चरर है वो अभी किसी को दिया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर को दिया है, तो डील चार्ज से 6-7 रुपया लिया अभी, बाकी जो लिया तो उन लोग से जब हम लोग लेगा तब वापस से हम लोग टैक्स देगा उसमें भी, तो उस हिसाब से सर दोनों बार मतलब टैक्स भरना पड़ता है। एक्चुअली सिस्टम ऐसा नहीं होता, 2 बार का बात नहीं, मतलब तू जो बोल रहा है ना उसमें एक डबल टैक्सेशन का एक कॉन्सेप्ट है जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। मतलब टैक्स ऑन टैक्स नहीं होना चाहिए, ये बात मैं इंट्रोडक्शन में बोला था, अगर आप लोगों को याद होगा कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन वैल्यू पे ऐड होना चाहिए सर, ठीक है। जैसे मैं कहने का मतलब ये है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। जैसे मान कि एक साइकिल क्या है, ये आप लोग भी जानते हो। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर, उसके बाद आता है डीलर या फिर होलसेलर, ठीक है। उसके बाद आता है रिटेलर, और फिर आता है फिर कौन? कंज्यूमर। कंज्यूमर, ठीक है। ये तो साइकिल है, सिंपल साइकिल है। अब मान कि मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज में बिल्ड किया, ठीक है। अब मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल 10% का जीएसटी है। अब मैन्युफैक्चरर जब डीलर को सप्लाई कर रहा है, वो बोल रहा है कि मेरा 100 का प्रोडक्ट है, मैं 10% जीएसटी लगा रहा हूँ, तो डीलर को कितना देना पड़ेगा? 110। लेकिन ये 10 रुपीज क्या है? मैन्युफैक्चरर के जीएसटी पेमेंट है, इनपुट टैक्स है इसका, बट इसका कोई क्रेडिट नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट टाइम कर रहा है ना, ये फर्स्ट मतलब साइकिल का पहला हिस्सा है। इस सब चीजें इंट्रोडक्शन में बोल के रखा, एक बार प्लीज किया कर, बहुत अच्छे से समझ, मतलब वहां पर डिटेल्स में बोला हुआ था। अब डीलर क्या करता है? डीलर ये जो प्रोडक्ट 100 रुपया में लिया है, 10% उसका जीएसटी है, हाँ, जो डीलर ने दिया। अच्छा मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, ये मैन्युफैक्चरर का आउटपुट टैक्स है, कोई बोला नहीं मेरे को, सेल का टैक्स है ना, आउटपुट टैक्स। लेकिन डीलर जो है उसके लिए जीएस 10% जो है इनपुट टैक्स है, ये इसका आईटीसी बन जाएगा 10 रुपीज का। अब डीलर ये 100 रुपीज में क्या करेगा? इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट लगाएगा, से फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज लगाया, तो 100 का प्रोडक्ट 120 का बन गया। अब इसके ऊपर ये 10% टैक्स लगाएगा, 2 बार क्या, बहुत बार बार टैक्स चार्ज होगा। 120 पे 10% कितना हो गया सर? 120 का 10%, 120 का 12, तो फिर 120 और 10% का 12 मतलब 132। ये 132 रुपीज रिटेलर देगा, लेकिन रिटेलर इसमें 12 रुपीज उसका आईटीसी है और बाकी 120 रुपीज प्रोडक्ट का प्राइस दे रहा है वो, ठीक है। अब रिटेलर के पास 12% आईटीसी है, ध्यान से सुनना। अब अल्टीमेटली रिटेलर क्या करेगा? 120 का प्रोडक्ट है, मैं टैक्स को छोड़ रहा हूं, 120 का प्रोडक्ट पे वो और 30% क्या लगाया? वैल्यू एडिशन किया 150 का, इस पे लगेगा जीएसटी फिर से 10% का। कितना हो जाएगा सर? 15। तो 165 कंज्यूमर पे करेगा, किसको? रिटेलर को, ठीक है। कंज्यूमर पे करेगा रिटेलर को 165। रिटेलर के पास, रिटेलर अब इसमें कंज्यूमर कितना दे रहा है? 15 रुपीज एक्चुअली एज ए जीएसटी दे रहा है, और बाकी 150 एक्चुअली वो प्रोडक्ट का प्राइस पे कर रहा है ना। 150 प्लस 15, अब इस 15 कंज्यूमर का पेमेंट है, लेकिन कंज्यूमर को थोड़ी ना आईटीसी मिलेगा, ठीक है। अब ये 15 रुपीज गवर्नमेंट रिटेलर से मांगेगा, रिटेलर को बोलेगा भाई मेरे को 15 रुपीज दो। रिटेलर बोलता है कि रुको मेरे पास आईटीसी भी है 12% का, ठीक है। तो 15 से 12 चला गया तो 3%। गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? रिटेलर पे करेगा, ठीक है। अच्छा डीलर को बोल रहा था कि भाई मेरे को 12 रुपीज दो जो तुम्हें रिटेलर को मिला, तो वो बोलते हैं कि 12% का मेरे को देना है, लेकिन मेरे को 10% का क्या है? मेरा आईटीसी है। तो 12 से 10 हटाया, कितना हुआ? 2%, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को बोल रहा है कि भाई मेरे को 10 रुपीज दो, ठीक है।
तो इसके पास तो कुछ आईटीसी नहीं रहेगा, तो 10 টাকা इधर 2 টাকা 12 টাকা इधर 3 টাকা 15 টাকা, ठीक है 15 रुपीज। तो अल्टीमेटली 150 का प्रोडक्ट जो एक्चुअली है, ठीक है, इस प्रोडक्ट में 15 টাকা का टैक्स है, ये 15 का टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये पूरा का पूरा 15 रुपीज का बर्डन किसके ऊपर पड़ता है सर? कंज्यूमर के ऊपर। समझ में आया? और बिजनेसमैन के बीच में ये इस तरह से इनपुट क्रेडिट क्लेम करते हुए ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सबको समझ आया? रे सवाल अनुज का था, बट मैं सभी को पूछ रहा हूँ। इट्स अ सिंपल पैटर्न, बट बाकी और डिटेल्स बातें हैं, ठीक है, जो मैं आईटीसी का जब चर्चा करूंगा या फिर इंट्रोडक्शन में भी मैंने थोड़ा बहुत बोल के रखा, थोड़ा नहीं काफी अच्छा 2-3 क्वेश्चन करवा के रखा, प्लीज एक बार गो थ्रू करना। इंट्रोडक्शन का 3-4 क्लासेस है, उसमें पूरा बोला हुआ है, मस्ट गो थ्रू सर, ठीक है। वहां पर मैं थोड़ा एकदम क्या बोलूँ सर, परफेक्ट वे में बोल के रखा है, जैसे इसमें रफ बोला वहां पर रफ नहीं, एकदम क्लियर कट बोला। तो एक बार प्लीज गो थ्रू कि सरकार को कब कितना, किससे, कौन से स्टेट को कितना मिलेगा, ठीक है, इंटर स्टेट में क्या होगा, इंटर स्टेट में क्या होगा, क्लियरली बोला, मस्ट गो थ्रू सर। अच्छा ठीक है, ओके सर, समझ में आया ना सर। डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट मतलब तो ऑब्वियसली जितना स्टेज चेंज होता जाएगा उतना हर स्टेज में टैक्स लगेगा और इसी हिसाब से सरकार को कलेक्शन बढ़ेगा, इस तरह से होता है मेनली। तो रिवर्स चार्ज में आपको मैं जो बता रहा था कि कहाँ तक बोला था, अच्छा, it may be noted that underlying principle of the indirect tax is the burden of tax has to be ultimately passed on to the recipient, and GST being an indirect tax, this principle holds good for GST. Under normal circumstances the statutory liability, normal circumstances में statutory liability to deposit GST and undertake compliances मतलब अरे जो भी चीजें करना होता है, जैसे मानो to obtain registration under GST, deposit the tax with the government, filing returns etc, इसको compliance बोलते हैं। सीएस को तो इसीलिए ज्यादा माना जाता है सर, सीएस का बहुत काम होता है कंपनी में, कंप्लायंस ऑफिसर का जॉब मिलता है, मतलब सीएस को बड़े बड़े कंपनी में ये सब चीजें देखना पड़ता है। और बाकी सर नॉर्मल केस में सीए वाले और सीएमए वाले तो अकेला ही सब खत्म कर देता है, ठीक है। और बिग कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरीज का बड़ा रोल होता है, ठीक है, कि भाई कंप्लायंस सब सही है कि नहीं देखो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक है कि नहीं, डिपॉजिट टैक्स हो रहा है कि नहीं, फाइलिंग रिटर्न टाइम पे हो रहा है कि नहीं, तो क्या होता है ना, पेनल्टी लग जाता है करोड़ों का, और वो पेनल्टी से बचने के लिए कंपनी सेक्रेटरी मस्ट, ठीक है, और साथ में एनुअल रिपोर्ट को देख के साइन करना, वो सब भी अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएस वाले को मिला है। बट नॉर्मल केस में चार्टर्ड वाले और सीएमए वाले ये सब चीजों को अकेला ही देख के सलट देता है। अच्छा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर क्या चल रहा है। तो कंप्लायंस का मतलब समझ रखना है, ठीक है। तो ये होता है कंप्लायंस, तो जितना लीगल प्रोसीजर होते हैं उसको बोलता है। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द स्टैट्यूटरी लायबिलिटी टू डिपॉजिट जीएसटी एंड अंडरटेक कंप्लायंसेस इज ऑन द सप्लायर व्हाइल ही मे रिकवर द सेम फ्रॉम इट्स रेसिपिएंट। यही होता है ना, जैसे अनुज और नील के केस में हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली नील को ही करना चाहिए था, बट क्योंकि नील अनरजिस्टर्ड है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट बोला भाई हम अनरजिस्टर्ड वालों के साथ क्या लगना, अनुज को ही देख लेता हूँ, बिकॉज अनुज कॉर्पोरेट चलाते हैं। However, under reverse charge mechanism, the statutory liability to deposit GST and undertaking compliance requirements, that is, obtain registration under GST, deposit the tax with the government, filing returns, etc., shift from supplier to recipient. मतलब इस केस में अगर आप सिर्फ रेसिपिएंट हो तो आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, सारा का सारा कॉम्प्लायंस आपके ऊपर, मतलब जैसे अनुज के ऊपर। अब अनुज बोलेगा सर मैं बिजनेस करूंगा कि कंप्लायंस देखूंगा, अगर आपका बिजनेस इतना बड़ा है कि आप अकेला नहीं संभाल सकते, ठीक है, आपका बिजनेस इतना बड़ा है कि कंप्लायंस देखने लायक हालत नहीं है आपका, तो फिर क्या करना होगा सर, रख लो कंपनी में चार्टर्ड रख लो, सीएस रख लो, ठीक है, सीएमए रख लो। समझ में आ गया सर कि कंपनी में सीए सीएस सीएमए का रिक्वायरमेंट कब होता है, ठीक है। ऐसे सीए का और भी रिक्वायरमेंट है, लाइक ऑडिट का काम, अकाउंट्स देखना, फाइनेंशियल मैटर देखना। सीएस के काम ये सब चीजों में बहुत ज्यादा है, लाइक कॉम्प्लायंस, सिर्फ कॉम्प्लायंस देखना हो तो सीएस बड़ा पॉपुलर है, लेकिन साथ में अकाउंट्स चेक देखना हो, फाइनेंस देखना हो, ऑडिट देखना हो, ठीक है, तो उसके लिए सीए का डिमांड बड़ा है। और अगर साथ में मैन्युफैक्चरिंग हाफ है आपका, ठीक है, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग लेवल में कॉस्ट ऑडिट करना हो, कॉस्टिंग मैनेज करना हो, ठीक है, तब सीएमए का डिमांड बोल वाला, ठीक है। सब अलग अलग रीजन में बना हुआ है, कब किसको चाहिए। जैसे आज एक जन से अभी फोन और मतलब बात कर रहा था, कोई एजेड इंसान है सर, मतलब थोड़ा सा मतलब बुजुर्ग है, मतलब थोड़ा उम्र हो गया, तो उनका प्रोफेशनली वो लॉयर है, बट अभी
कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अपडेट नहीं हुआ, तो सीएस करने का जरूरत पड़ गया, ठीक है। थोड़ा एज हो तो बोल भी रहा है एकदम फ्रैंकली कि मेरा एज हो गया, तो क्या हो सकता है सीएस करके कुछ फायदा मिले। अगर आप सीएस के सोच रहे हो कुछ तो फायदा है, बिकॉज सीएस इज लाइक कॉर्पोरेट लॉयर टाइप, ठीक है। मतलब कंपनी लेवल में जितना मैटर है, केसेस है, उसको देखने के लिए सीएस का बड़ा रोल प्लेड है, तो इसलिए सीएस का सोच रहे हो। तो मेरे को पूछ रहे क्या जॉब वगैरह है कि नहीं, मैं बोली सीएस मैंडेटरी है तो जॉब तो रहेगा ना, अब तो पता ही आपको। तो फिर बोलता है कि नहीं आजकल चार्टर्ड को भी रोटी नहीं मिल रहा है। हमें क्या बात कर रहे हो, चार्टर्ड को रोटी नहीं मिल रहा है। मुझे क्या चार्टर्ड सिर्फ ऑडिट करता है क्या? तो बोलता है हाँ। बोले तब तो वही होगा ना, मतलब चार्टर्ड बनने के बाद मतलब क्या होता है ना, सीएस सीएमए मतलब एक बार डिग्री मिलने के बाद ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मिल गया डिग्री, भाई ऑडिट तो मिल ही जाएगा, खा पी के बीत जाएगा जिंदगी, मतलब अपडेट बंद कर देता है, समझ रहे हो। मतलब जैसे मानो कि रिसेंटली क्या है ना, बहुत सारी कंपनीज पे ऑडिट हटा दे रहा है गवर्नमेंट, बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेस को प्रॉब्लम हो गया कि वो बिजनेस करेगा कि स्टैट्यूटरी मैटर संभालेगा, कि भाई ये ऑडिट करवा, वो लीगल मैटर संभालो, तो फिर वो बिजनेसमैन को भी तो स्कोप देना चाहिए। तो कुछ लोग क्या है ना, सिर्फ ऑडिट का खेल खेलता है, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये ऑडिट का डर दिखा दिखा के ही कमाने का सोचता है। अरे भाई आपके पास अकाउंट का काम है, आपके पास फाइनेंस का काम है, आपके पास कॉर्पोरेट लॉ का काम है, आपके पास टैक्स है, आपके पास जीएसटी है, कुछ तो करो। नहीं, हम तो सिर्फ ऑडिट ही करेंगे, क्योंकि सरकार ने पावर देके रखा है इतना दिन से। अब आजकल एनएफआरए आ गया ना, मैं आपको बोल रहा था, तो आईसीआई वर्सेस एनएफआरए चल रहा है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये थोड़ा सा रोक टोक लगा रहा है सीए के ऑडिट के काम पे, बिकॉज काफी सारा डुप्लीकेसी होता रहता है ना सर, करप्शन, इसी के कारण चल रहा है। ये करप्शन के पीछे सीए का हाथ होता है, ऑडिटर का, सिंपल बात है, बिकॉज उनको फाइनेंशियली सब कुछ पता होता है, बट वो सेटिंग कर लेते हैं, इसमें छुपाने का कुछ है नहीं। तो गवर्नमेंट देख रहे है कि भाई इतना ज्यादा प्रॉब्लम, अगर सीए को इतना पावर देने के बाद भी वो करेगा तब तो मुश्किल है, तो इसलिए पावर छीनने के लिए ये सब कुकर्म का फल है। अगर कुकर्म ना करके आप ऑनेस्ट रहते ना, तो ये हालत ना होता कि आजकल जो एनएफआरए जो गवर्नमेंट को बोल रहे कि भाई स्मॉल इंडस्ट्रीज से ऑडिट हटा दो, ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्ट बोल रहा है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को ऑडिट नहीं करना है, ये सब प्रेशर में मत डालो, उनको बिजनेस करने दो, तो मुश्किल हो रहा है। तो फिर जो लोग सिर्फ मीडियम काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज में ऑडिट करता था, स्मॉल इंडस्ट्रीज में ऑडिट करता था, उनको तो रोटी का प्रॉब्लम होगा। और अगर समय के साथ साथ कोई भी नॉट जस्ट जो प्रैक्टिसिंग है, टीचर्स हो, प्रैक्टिसिनर्स हो, अपडेट रहना पड़ेगा सबको। ऐसा नहीं कि एक बार बन जाए तो काम खत्म, पैसा हजम, थोड़ी ऐसा चलता है, आपको अपडेट होना पड़ेगा समय के साथ साथ। तो वही बुजुर्ग इंसान से अभी आपसे क्लास लेने से पहले ही बात कर रहा था मेरे से, तो बोलते वही अपडेट के चक्कर ही तो सीएस करना है। मैं बोली देखिए अपडेट तो होना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, बोल ही दिया उनको, मतलब ये चीज मेरे लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। अगर मैं कभी सर्वाइव नहीं कर पाऊँ ड्यू टू सम एनी रीजन, तो इसका मेन प्रॉब्लम यही रहेगा कि मेरे में अपडेट नहीं है। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है एग्जिस्ट रहने के लिए। टेक इट फॉर ग्रांटेड कभी नहीं होना चाहिए। हाँ सर, हम लोग कभी कभी हो जाते हैं ना एकदम सब टेक इट फॉर ग्रांटेड, सब कुछ हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, सब हो जाएगा। आप खुद को आगे बढ़त मतलब हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए समय के साथ। अब देखो खराब दिन तो आता है ना, तो एक्चुअली इंसान का कैरेक्टर का तभी समझ आता है, चाहे वो चार्टर्ड हो, चाहे सीएस हो, चाहे सीएमए हो। मतलब देखो अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रोटी का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब उसको रोटी मिल नहीं रहा है, ऐसा बात आ रहा है, मतलब लोग सोचेगा सीए करके क्या होगा, मतलब इस तरह का ऑब्जर्वेशन लोग करते हैं, ठीक है। तो फिर सीए करके क्या होगा, सीएस करके बैठा हुआ है। अरे भाई आप उनके अंदर का नॉलेज देखो, डिग्री क्यों देखते हो सिर्फ, क्या वो करंट सिचुएशन के साथ अपडेटेड है? इट्स अ वेरी बिग इशू। एलएलबी भी तो है, लॉयर भी तो है, क्या वो सिचुएशन के साथ अपने आप को अपडेट किया, या फिर बस जब उनका टाइम चला था बहुत पैसा कमा लिया, उसके बाद सब पैसा उड़ा भी दिया, अब सोच रहे क्या करे क्या करे। हाँ मतलब आप समझा करो बात को, हर इंसान का एज होता है। मैं मेरा जो एज है, मैं अभी कल और बूढ़ा हो जाऊंगा, आप जिस एज में हो आप भी बूढ़ा हो जाओगे, तो क्या आप अपडेट करना बंद कर दोगे? जितना दिन जीना है उतना दिन अपडेट करना है, मुश्किल बढ़ जाता है नहीं तो, सिंपल बात है। लेकिन सिंपल बात कितने को समझ में आता है सर? नहीं सर, इतना पढ़ाई करने के बाद ये देखो ना टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल का क्या हालत हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है, तो सारा का सारा पूरा का पूरा स्टूडेंट सेक्शन प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में, बिकॉज वहाँ का टीचर्स पढ़ाते नहीं है, बिकॉज दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, भाई हमें तो सैलरी मिलेगा ही। अब देखो आगे क्या हो रहा है, सरकार के पास नौकरी देने के लिए लायक कुछ है नहीं, बिकॉज स्टूडेंट भी पसंद नहीं करता है ना प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने का, बिकॉज वहाँ पर टीचर पढ़ाते नहीं है,
अगर वहां का टीचर पढ़ाने वाले होते ना, मतलब दे हैव ए नॉलेज बट दे डोंट वांट टू अप्लाई। अब क्या कर रहा है स्टूडेंट सेक्शन, सोच रहे कि भाई नहीं, मेरे को शीशा का बिल्डिंग में ज्यादा नॉलेज मिलेगा, मतलब दे फील दैट, इसलिए वो लोग थोड़ा ग्लास बिल्डिंग्स देख के कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। बट वहां वो दूसरा खेल चल रहा है, वहां पढ़ाई कम बिजनेस ज्यादा होता है। अब उनको क्या पता, डिग्री खत्म होने के बाद शायद पता चलता है अच्छा बेटा ये खेल था 20 लाख का, लेकिन वो सोच रहा था भाई इसमें कुछ ज्यादा मिलेगा। तो चीजों में जैसे ही मेन प्रॉब्लम कहाँ है, अपडेट में प्रॉब्लम है। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ सर? हाँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्या मैं गलत ऑब्जर्व किया? आप ही बता दो। हाँ बस सही है, अपडेट के ही खेल है। ओके देखो, अब यहाँ पर क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्सल सिनेरियो। First scenario occurs in case of supply of specified categories of goods or services covered by section 9 subsection 3 CGST, SGST, UTGST Act. Similar provisions are contained under section 5 subsection 3 of the IGST. मतलब जो बात CGST Act के section 9 subsection 3 में कहा गया है, वही बात IGST Act में section 5 subsection 3 में भी कहा गया है। और एक केस क्या बोला कि सर सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो ऑकर्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विस मेड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, जो मैं आपको पहले ही बोल रहा था, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका। नील और अनुज का एग्जांपल इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल था। अब अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 या फिर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ IGST, उसमें काफी सारा चीजों के बारे में बोला है, जैसे कि supply of goods of taxable under reverse charge, that is supply of the goods by tax is payable by the recipient, ठीक है। फिर आगे क्या बताता है, जैसे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग है, देखो गुड्स लाइक क्या क्या केस में से होता है, गुड्स लाइक कैश्यू नट्स, ठीक है, नॉट शेल्ड और पील्ड, हाँ नॉट शेल्ड और पील्ड, बीड़ी, बीड़ी रैपर लीव्स, बीड़ी जानते हो सर? अरे देसी स्मोकिंग जो होता है ना, बीड़ी बोलते हैं ना उसको, सुट्टा भी कोई कोई बोलते हैं, आप लोग बीड़ी जानते हो ना? बीड़ी रैपर लीव्स, बीड़ी पत्ता पता है कि नहीं आप लोगों को? मतलब सिगरेट को जानते ही हो आप लोग, बीड़ी का पत्ता जानते हो किससे बनता है? टेंडू लीव्स, नाम सुने कि नहीं? तेंदुलकर नहीं थे बाबा, टेंडू लीव्स। ये देखो टेंडू लीव्स लिखते ही GST रेट दिखा रहा है, ये है टेंडू लीव्स, इससे बनता है बीड़ी। झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया है, उड़ीसा का, ठीक है, जहां पर टेंडू लीव्स का खेती होता है और इस तरह से बीड़ी बना जाता है। देख रहे हो सर, ट्राइबल बेल्ट में ज्यादा होता है ये सब चीजें, दिखाई दे रहा है क्या? जब रॉ होता है कुछ देखने में ऐसा होता है सर, फिर उसको सुखाया जाता है एंड फिर जाके उसको बांधा जाता है, इसमें नशा होता है, आप सबको पता ही है, ठीक है। टेंडू प्लकिंग गेट्स फैमिली, ये सब बेसिकली बिजनेस न्यूज था, बहुत सारी चीजें। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बीड़ी रैपर्स वगैरह जो होता है, कैश्यू नट्स मतलब काजू का जो खेल है, ठीक है, बीड़ी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स, ठीक है, ये तो जानते ही हो, तंबाकू का पत्ता, एंड रॉ कॉटन व्हेन सप्लाइड बाय एन एग्रीकल्चरिस्ट टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो एग्रीकल्चर कर रहा है उससे टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, मतलब जो बीड़ी का बिजनेस करता है। अच्छा आप मुझे बताओ, लॉजिक देख नंदिनी, ये बीड़ी पत्ता जो बांध रहा है, गवर्नमेंट क्या इसके पास जाके बोलेगा भाई GST दो, सप्लायर हो आप बीड़ी पत्ता का? क्या लगता है आप लोगों को? क्या इन लोगों से जाके GST मांगोगे, पेमेंट करो GST का, कॉम्प्लायंस भरो? हाँ नहीं, तो किसको पकड़ना है? जो रजिस्टर्ड सप्लायर है, बड़े बड़े कंपनीज चलता है, करोड़ों का बिजनेस करता है। हाँ सर, बड़ा बड़ा बिजनेस, ITC लाइक बिजनेसेस है, ठीक है, ऐसे बीड़ी ITC नहीं करता, वो सिगरेट करता है, बट मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। बीड़ी में काफी अच्छा अच्छा कंपनी है, राजा बाबू बीड़ी, जीवन बीड़ी, मैंने काफी काफी ब्रांड देखा है लोगों को बीड़ी पीते हुए, ठीक है, तो वैसे बोलता है, ठीक है, राजा बाबू बीड़ी सर काइंड ऑफ, बहुत सारा फेमस ब्रांड है, करोड़ों कमाते हैं, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, 100 करोड़ का बिजनेस है। तो उनसे उनके पास जाके गवर्नमेंट बोलेगा भाई दो, आप रेसिपिएंट हो गुड्स का, आपको ही देना पड़ेगा और रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो रॉ कॉटन के केस में भी सेम, कैश्यू नट्स के केस में भी सेम। तो क्या हो रहा है, रिवर्स चार्ज में टैक्स कलेक्ट हो रहा है when supplied by state government, union territory or any local authority to lottery distributor or selling agent, ये भी सेम का केस, ठीक है। silk yarn when supplied by manufacturer of silk yarn to any registered person, used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap,
स्क्रैप डीलर को नहीं ढूंढेंगे, जिसको दे रहा है उसको ढूंढेंगे। स्क्रैप बिजनेस का भी हजारों हजारों करोड़ का होता है। When supplied by central government, state government, union territories or any local authority to any registered person, तो हम लोग किसको जाके पकड़ेंगे? रजिस्टर्ड पर्सन को पकड़ेंगे, चाहे सप्लाई स्टेट करे सेंट्रल करे। जैसे मानो ना ये जो सीज गुड्स है, व्हीकल है, ठीक है, सीज कर लिया गवर्नमेंट ने, फिर बाद में किसी को बेच दिया, तो गवर्नमेंट सीज करके गवर्नमेंट ही बेच रहा है, पैसा गवर्नमेंट ही रख रहा है, ठीक है, लेकिन रिसिपेंट कौन है? जो उसको खरीद रहा है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को देखेगा जो बेसिकली बाई कर रहा है। दैट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ये सब केस में रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होते हैं। समझ में आ रहा है साहब? हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि किसको किसको रिवर्स चार्ज में देना पड़ता है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में, ठीक है, दैट इज अ सर्विस वेयर टैक्स इज पेबल बाय द रिसिपिएंट। नोटिफिकेशन आया था 13 2017 में, डेटेड 28 ऑफ जून 2017 में। इसमें अमेंडमेंट आके डिटेल्स आया था, जिसमें एक लंबा लिस्ट है, ऑलमोस्ट 16 लिस्ट है, जिसमें आपको पता चलेगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, कि आप किस तरह का सर्विस दे रहे हो, ठीक है, एंड सप्लायर ऑफ सर्विस, ये सर्विस का बात कर रहे हैं, एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, सर्विस कौन सप्लाई कर रहा है और कौन रिसिपिएंट है। जिसमें एक बड़ा फेमस है सर, ये बहुत इसको स्पेशली अलग से पूछते हैं एग्जाम में। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ए गुड्स ट्रांसपोर्ट। गुड्स ट्रांसपोर्ट मतलब जो ट्रांसपोर्टर होते हैं। जैसे ये मेरा फैमिली बिजनेस है, आपको बता दूं, मेरे फैमिली में मेरा चाचा, मेरा पापा यही काम करते हैं, ठीक है। ये बड़ा बाजार में ट्रांसपोर्ट है, पहले भी मैं क्लास में बोल चुका हूँ, ठीक है। जब भी मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट बता तो मेरे को फैमिली बिजनेस याद आ जाता है, ठीक है। जैसे बड़ा बाजार में पोस्ता एरिया है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट है हम लोग का, ठीक है, तो वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। तब इसके केस में ऐसे नॉट जस्ट हम लोग का ट्रांसपोर्ट, और भी बहुत सारा ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो बेसिकली क्या करते हैं, पश्चिम बंगाल के अलग अलग देश जगह पे या फिर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में गुड्स लेके पहुंचाते हैं ट्रक के थ्रू से स्पेशली, ठीक है। छोटा ट्रक हो बड़ा ट्रक हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? ऑब्वियसली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए, ठीक है। और रिसिपिएंट कौन है? कोई फैक्ट्री लेता होगा, हाँ सर, कोई फैक्ट्री लेता होगा ना जिसको गुड्स पहुंचाया जा रहा है, या फिर कोई दुकानदार भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। कोई रजिस्टर्ड फैक्ट्री होगा, कोई दुकानदार होगा, ठीक है। जैसे ये देखो कौन कौन हो सकता है, बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड टू एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर और गवर्न्ड बाय द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बोला सर, हु हैज नॉट पेड सीजीएसटी ऑफ 6%। मतलब अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 6% का सीजीएसटी देता है, इसका मतलब एसजीएसटी कितना देगा? जब भी आप देखना कि सीजीएसटी 6% है, मतलब एसजीएसटी का भी रेट साथ में ऐड कर देना 6%, तो एक्चुअली पेमेंट हो जाएगा 12%। किसके तरफ से? रिसिपिएंट की तरफ से। बट यहाँ पर बोल रहे हैं सर, अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 6% का सीजीएसटी पे करता है, उनके लिए ये लागू नहीं होता। सर ये क्या बात हो गया, ये किस तरह का जीटीए है? वेट सर बताते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी दो तरह का हो सकता है, एक जो हाई लेवल जीएसटी पे करता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होके, और एक होते हैं जो कम रेट में जीएसटी पे करते हैं, ठीक है, या फिर जीएसटी पे नहीं करता, उनका जीएसटी फैक्ट्रीज मतलब फैक्ट्री से लिया जाता है, जो रिसिपिएंट है उनसे लिया जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पूरा लिस्ट लंबा है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसको किसको गुड्स देने पे जो 6% का सीजीएसटी के अंदर नहीं आता, इस तरह का गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जिसमें फैक्ट्री हो सकता है जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर है, ठीक है। फैक्ट्री बनाना है तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर ही फैक्ट्री बनाना होगा। एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है, किसी सोसाइटी को दे रहा है, एनी कोऑपरेटिव को दे रहा है, एनी पर्सन को दे रहा है जो रजिस्टर्ड है जीएसटी लॉ में, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट, मतलब जो बेसिकली दूसरा कोई भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई कंपनी। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या सर? सर बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी को बोला जाता है। और किसको दे सकता है? कोई पार्टनरशिप बिजनेस, कोई पार्टनरशिप बिजनेस वो भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, या फिर कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल भी नॉर्मली वो लोग होते हैं जो इंटर स्टेट में दूसरे जगह में जाके बिजनेस कर रहा है, ठीक है, बट उस स्टेट में उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी रजिस्टर्ड करना पड़ता है अगर वो इंटर स्टेट कर रहा है। इस केस में कैजुअल के बारे में आई विल डिस्कस लेटर, बाद में फिर से बात करूंगा आपसे। तो कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है, अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, चलो मैं आपको जीटीए के बारे में थोड़ी डिटेल्स में बात करूं। देखो
जीटीए को ध्यान से देखना सर। पर्सन लायबल टू पे जीएसटी ऑन जीटीए सर्विस, ध्यान से देखना, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, गाड़ी है, गुड्स लेके जाएगा। जीटीए सर्विसेज आर टैक्सेबल एट द फॉलोइंग टू रेट्स। नॉर्मली जीटीए सर्विस दो रेट में चार्ज किया जाता है, एक 5% वाले हो सकते हैं, ठीक है, 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी, या फिर आईजीएसटी 5%, प्रोवाइडेड जीटीए हैज नॉट टेकन द आईटीसी। अगर आप 5% वाला जीटीए हो तो आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। बात सुनना ध्यान से, नॉर्मली जीटीए को जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो जीएसटी पे ही नहीं करता, वो जिसको दे रहा है फैक्ट्री वाले को, उनको जीएसटी देना पड़ता है, मतलब वो गवर्नमेंट को जीएसटी देगा। बट अगर वो जीएसटी देता है, ठीक है, तो उसमें दो कैटेगरी है, एक 5% वाला कैटेगरी, एक 12% वाला कैटेगरी, जिसमें आपको अभी मैं बोल रहा था ना 6% सीजीएसटी वाले। 6% सीजीएसटी अकेला थोड़ी होता है, उसके साथ 6% एसजीएसटी भी हो जाएगा, या फिर आप ऐसे बोलो कि 12% का आईजीएसटी, मतलब जब इंटर स्टेट हो जाए तब 12% का आईजीएसटी, और जब इंट्रा स्टेट हो जाए तब 6% का सीजीएसटी, 6% का एसजीएसटी। ये तो जानते हो आप लोग, अरे ये तो जानते हो ना कि ये इंटर और इंटर में क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो 5% यहां पर, अगर आप 5% वाला जीटीए हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी क्या है, अभी बता रहा था आपको, अभी समझा रहा था कि अगर आपने 12 रुपीज का आउटपुट टैक्स किया और 10% का टैक्स आपने इनपुट करके रखा था, तो अभी गवर्नमेंट जब आपको बोलेगा भाई दो टैक्स दो, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे पास 10% है पहले से दिया हुआ, तो अभी मैं 2% दूंगा। तो ये जो आईटीसी क्लेम है ना, ये मिलता है। बट अगर आप 5% वाला जीटी हो तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका टैक्स रेट कम है, सो यू कांट क्लेम आईटीसी जीटीए के केस में, अगर जीटीए 5% के स्लैब वाला में अपने आप को बताते, ठीक है। तो कौन है सर, तो 5% प्रोवाइडेड जीटीए हैज नॉट टेकन द इनपुट टैक्स credit on goods or service used in supplying transportation of goods by road service, okay। और 12% वाला केस में अगर हो 6% CGST, 6% SGST और 12% IGST, where GTA opts to pay GST at the said rate on transportation of goods services supplied by it, in this case there is no restriction on availing ITC। तब उसको ITC लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता अगर वो 12% वाला स्लैब में है तो, ओके। तो वो खुद चूज करेगा मैं कौन केस में रहूंगा, ठीक है। नॉर्मली जो बड़ा कॉर्पोरेट लेवल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होते हैं ना, वो ये वाला रेट में आ जाता है, ठीक है, सिंपल बात है। आईटीसी भी लेता है, उनको बेनिफिट होता है। लेकिन जो छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट एजेंसी होता है, थोड़ा सा मीडियम टाइप का, वो 5% बिल रहेगा, बिकॉज उसको आईटीसी वाला केस में मुश्किल हो सकता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो सिंपल बात है सर, आईटीसी आपको मैं कभी बताऊंगा, आईटीसी नॉर्मली वही लेता है जिसका नॉर्मली रजिस्टर्ड वालों के साथ ही बिजनेस करता है। और जो अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड होता है ना, मतलब आप रजिस्टर्ड हो बट आपको बिजनेस करना है अनरजिस्टर्ड के साथ, तो इन दैट केस वो आईटीसी क्लेम करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन दैट केस वो सिंपल बोलेगा भाई मैं कम रेट ऑफ जीएसटी में काम करूंगा, ठीक है, बिकॉज मेरे को आईटीसी क्लेम करना मुश्किल है। तो नॉर्मली जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग काम करते हैं ना, वो नॉर्मली हाई रेट में चला जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उसको तो खुद से नहीं देना है ना, अपने कस्टमर से लेना है। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा मैं हाई रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं सारा का सारा हाई रेट वाला ऐसे ही काम करता हूँ, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पर आपको पूरा समरी करके बताता हूँ सर, देखो इन द फॉलोइंग पैरास वी हैव एक्सप्लेन एज टू हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन केस ऑफ द ईच ऑफ द अबव टू रेट्स, ठीक है। ये जो 5 और 12% का केस है, वेयर जीएसटी इज पेबल 5%, जब 5% का जीएसटी है, रिसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स, ठीक है। रिसिपिएंट कौन है, इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स, मतलब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन रिसिपिएंट हो सकता है। जैसे रिसिपिएंट इन जीटीए सर्विसेज, recipient of GTA services is the person who pays or liable to pay freight for the transportation of goods by road in the goods carriage located in the taxable territory। मतलब समझ में आ गया, अभी मैं आपको समझा रहा था फैक्ट्री वगैरह सारा का सारा लिस्ट रिसिपिएंट में, तो कौन से रिसिपिएंट आप हो वो देखना पड़ेगा। तो सिंपल बात है कि आप ट्रांसपोर्टर को फ्रेट पे करते हो, ठीक है। तो रिसिपिएंट इज वन हु स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स, जिसको रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को पे करना पड़ेगा। पर जीएसटी इज पेबल 5%, बट 5% में आपको पता है उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, रिसिपिएंट इज अदर देन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, मतलब जो स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल टाइप्स, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी हो जाएगा। बात को ध्यान से सुनना, मतलब ट्रांसपोर्टर जिसको रिसिप मतलब दे रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जिसको बेच रहा है, प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, अगर वही अनरजिस्टर्ड है तो फिर जो रिसिपिएंट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन तब जीएसटी किससे लिया जाएगा, तब ऑब्वियसली जीटीए से लिया जाएगा, समझ रहे सर।
और यहाँ पर देखो फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक से देखो। वेर जीएसटी 5% है, रिसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, रिवर्स चार्ज अप्लाई हुआ, पर्सन लायबल टू पे जीएसटी सच रिसिपिएंट। ये तो आपको पता ही है कि हम लोग तब से बोल रहा हूँ कि जीटीए सर्विस में जो रिसिपिएंट होता है उसी को पे करना पड़ता है, ठीक है। बट अगर आप 12% वाले हो, ठीक है, तो रिसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स, इसमें फॉरवर्ड चार्ज होता है, मतलब जो जीटीए है वो खुद ही पे करेगा कि मैं ही सर्विस दे रहा हूँ और मैं ही पे कर रहा हूँ, ठीक है। 12% के केस में पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इज जीटीए, मतलब जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ठीक है। लेकिन सर ये वाला कौन है? अगर जीटीए जिसको सर्विस दे रहा है वो कोई अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है या फिर कोई एंड कंज्यूमर है, तो इस केस में जीटीए को पकड़ना, मतलब इस केस में रिसिपिएंट को पकड़ना मुश्किल है। तब गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि तब तो मैं इनको एग्जेम्प्ट कर दूंगा रिसिपिएंट को, तो फिर किससे लूंगा? तब मैं रिसिपिएंट से लूंगा। मतलब किस रिसिपिएंट से लूंगा? जो स्पेसिफाइड मतलब रजिस्टर्ड है। और अगर ये स्पेसिफाइड रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर छोड़ो इसको। तो मेरे को क्या है, जीटीए सर्विस वाले को 12% में जाना चाहिए और वो 12% में मतलब पे करेगा, फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। तब बात समझ में आ रहा है सर? बोलो सर, बोलो, क्या मन में चल रहा है, बोलो। क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ? अगर कुछ किया क्रिएट हुआ तो भी बताओ, अगर क्लियर हुआ तो भी बताओ। हेलो, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी बताओ। हेलो, अरे बोलो सर, बोलो, क्या प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? फिर से एक बार रिवाइज करा दूं क्या? फिर से रिवाइज करा दूं क्या? फिर से रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से देखो। मैं आप लोगों को एक लंबा लिस्ट पढ़ाया पहले, ठीक है, जिस लिस्ट में मैंने आपको बोला कि अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो तो आपके केस में जो रिसिपिएंट है उनको जीएसटी भरना पड़ेगा, ठीक है। जीटीए को जीएसटी भरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना सर, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड टू एनी फैक्ट्री, एनी सोसाइटी, एनी पर्सन, लेकिन हु हैज नॉट पेड सीजीएसटी 6%, अगर आप 6% वाला जीटीए हो, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली 6% वाला जीटीए मतलब 12% टोटल में, 6% वाला जीटीए मतलब टोटल में 12% वाला जीटीए, ठीक है। तो अगर आप 6% सीजीएसटी वाला जीटीए हो तो फिर आप तो फॉरवर्ड चार्ज में आ जाते हो सर, ये रिवर्स चार्ज नहीं होता, ये फॉरवर्ड चार्ज है। लेकिन अगर आप 5% वाला जीटीए हो, ठीक है, तो अगर आप 5% वाला जीटीए हो तो इन केस में जो रिसिपिएंट है उनसे जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, लाइक फैक्ट्री से, सोसाइटी से, मतलब जिनको ये जीटीए सर्विस देगा, ठीक है। तो फैक्ट्री से लिया जाएगा, सोसाइटी से लिया जाएगा, लेकिन एक्चुअली पेमेंट किसको करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टर का ही करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर इसको दे देगा, ठीक है, और अल्टीमेटली जो ये फ्रेट, जब ये एक्चुअली फ्रेट देगा, ठीक है, तो फ्रेट के साथ ये सर्विस दे रहा है तो इसका जो टैक्स है अल्टीमेटली फैक्ट्री से ही गवर्नमेंट के पास जमा होगा, ठीक है। और जो फॉरवर्ड वाले हैं वो क्या करेगा? वो जिससे सर्विस दे रहा है उसी से जीएसटी लेके जमा कर देगा। समझ में आ रहा है सर? समझ में आ गया ना? तो इसी बात को इस पॉइंट में समरी करके आपको बताया गया, ठीक है, कि अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो और अगर आप 5% वाले स्लैब में हो तो जो रिसिपिएंट है रिवर्स चार्ज के हिसाब से उसको जीएसटी लायबिलिटी देना पड़ेगा। बट अगर आप 5% के स्लैब में हो बट रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो फिर जीटीए को देना होगा। और वेयर जीएसटी इज पेबल 12% के हिसाब से तो वहां पर रिसिपिएंट, मतलब रिसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट एंड वो केस में फॉरवर्ड चार्ज होता है एंड जो जीटीए है मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसी को मतलब बेसिकली जीएसटी पेमेंट करना होगा। मतलब ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज, ये हो गया रिवर्स चार्ज, और जो अनरजिस्टर्ड है वो हो गया एग्जेम्प्ट। तो इन दैट केस अल्टीमेटली जब अनरजिस्टर्ड को दोगे तो रजिस्टर्ड जीटीए को ही अल्टीमेटली जीएसटी पे करना होगा। फिर से रिवाइज किया, बोलो सर, आप लोगों का हाँ ना बहुत जरूरी है। अरे बोलो, आप लोग ऐसे चुप रहोगे तो मैं कैसे समझूंगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हैं सर? यस। क्या आप सबका चुप्पी में हाँ समझू? ओके सर, ठीक है, क्योंकि देखो, हाँ बोलो सर, बोलो।
बोलो, कुछ कहना चाहते थे कोई? अच्छा ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं हाँ ही समझ रहा हूँ, ठीक है। एक बार बाद में घर से रिवाइज कर लेना सर, जीटीए बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है सर, पर्सन लायबल टू बी जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, ठीक है। सर्विस बाय ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर पर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन दी कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपेंट एट टैक्सेबल एट द फॉलोइंग 2 रेट्स। वहां पर भी सेम केस, 5% वाले और 12% वाले, ठीक है। जो क्या देता है सर, रेंट देते हैं, 4 व्हीलर रेंट पे देते हैं, मोटर व्हीकल्स रेंट पे देते हैं, इसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल के साथ भी कंसिडरेशन चार्ज पे लिया जाता है। तो अगर आप 5% वाले हो, ठीक है, प्रोवाइडेड सप्लायर ऑफ सर्विसेज टेकन ओनली द लिमिटेड आईटीसी, उसमें आपको लिमिटेड आईटीसी मिलेगा, मतलब इनपुट सर्विस इन द नेम ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब सेम लाइन ऑफ बिजनेस पे ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और जो 12% वाले हैं वो किसी भी तरह का परचेस करे, किसी भी तरह का परचेस करे, वो हर जगह से ले सकता है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एवेलिंग आईटीसी, मतलब बिजनेस रिलेटेड किसी भी पॉइंट हो, चाहे वो मतलब रेंटिंग व्हीकल्स हो या फिर कुछ और भी परचेस हो, बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, आप उसको आईटीसी में दे सकते हो। लेकिन अगर आप 5% में रहोगे तो आप सिर्फ सेम लाइन ऑफ बिजनेस पे, मतलब रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स के साथ ही जुड़ा हुआ, ठीक है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स से जुड़ा हुआ कुछ परचेस अगर आपका रहेगा, उसी के साथ एडजस्ट कर सकते हो, इसीलिए बोलते हैं सर लिमिटेड आईटीसी, ठीक है, लिमिटेड आईटीसी। बट इस केस में आप रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, 12% के केस में आप बिजनेस रिलेटेड कुछ भी इनपुट परचेस करो, आप उसी में से आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर पूरा बोला हुआ है, इन द फॉलोइंग पैरास वी हैव एक्सप्लेन्ड एज टू हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन केस ऑफ द ईच ऑफ द अबव 2 डेट्स। फिर जीएसटी इज पेबल 5%, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब अगर कोई कंपनी को सर्विस दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब रेंट ऑफ व्हीकल किसको दे रहे हो, किसी कंपनी को, ठीक है। अगर कंपनी को दे रहे हो तो कौन देगा टैक्स, कंपनी देगा, समझ लो। रिसिपेंट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। सर्विस कौन दे रहा है, सर्विस तो मोटर व्हीकल ओनर दे रहा है, ठीक है, मतलब बेसिकली वो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, बट यहाँ पर मोटर व्हीकल का सर्विस दे रहा है, ठीक है, रेंटिंग कर रहा है। तो लेकिन अगर कोई कंपनी को दे रहे हो, बॉडी कॉर्पोरेट को, तो रिवर्स चार्ज के केसेस में बॉडी कॉर्पोरेट पे जीएसटी देने का लायबिलिटी आएगा, ठीक है। सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपेंट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, देखो सर ध्यान से, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड सप्लायर इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। अगर रिसिपेंट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट देन रिवर्स चार्ज, रिसिपेंट इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट छोड़ के कुछ और तो फिर फॉरवर्ड चार्ज, मतलब जो सर्विस दे रहा है उसी को देना है, मतलब उस केस में उसको 12% में कैटेगरी में दिया जाएगा। या फिर सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट खुद है तो फिर वही देगा, मतलब अगर आप 5% में भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर यू आर ए बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, तो आपके लिए भी फॉरवर्ड चार्ज, मतलब इन दैट केस यू आर ए सप्लायर, तो यू हैव टू पे जीएसटी, एंड यू आर ए 12% कैटेगरी में, यू आर दी सप्लायर, यू हैव टू पे जीएसटी। तो फिर सर रिवर्स चार्ज कहाँ हुआ, तो रिवर्स चार्ज यहाँ हुआ, रिवर्स चार्ज यहाँ हुआ। आप 5% कैटेगरी में हो, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब आप एक नॉन कॉर्पोरेट सप्लायर हो। रिसिपेंट कौन है, रिसिपेंट एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो सप्लायर एक नॉन कॉर्पोरेट था, सप्लायर नॉन कॉर्पोरेट था, मतलब कोई भी नॉर्मल, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट था, बट रिसिपेंट इज ए कॉर्पोरेट। नॉर्मली जीएसटी किसको पे करना होता है, नॉर्मली जीएसटी पे करना होता है सप्लायर को, बट इस केस में रिसिपेंट कौन है, कॉर्पोरेट है, तो उसके केस में रिवर्स चार्ज, so person liable to pay GST is recipient in this case. But when supplier is a body corporate, जो सप्लायर वो खुद कंपनी है, तो जो सप्लायर कंपनी है और रिसिपेंट कंपनी नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट किसको जाके पकड़ेगा, गवर्नमेंट बोलेगा भाई छोड़ो, हम नॉन कंपनी को क्यों पकड़े, हम कंपनी को पकड़ लेंगे, तो फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। तो पर्सन कौन जीएसटी पे करेगा, जो सप्लायर है, मतलब जो भी रेंटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, और अगर वो खुद कंपनी है, चाहे वो 5% कैटेगरी में हो, चाहे वो 12% कैटेगरी में हो, क्या फर्क पड़ता है, फॉरवर्ड चार्ज सप्लायर ही पे करेगा। बोलो सर बोलो, अब रोलर कोस्टर लग रहा है क्या, या फिर ठीक ठाक लग रहा है, समझ में आ रहा है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस क्लियर है कि नहीं है? यस सर। थैंक यू सर। जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्लियर है कि नहीं? अरे चुप क्यों, हाँ ना, कुछ तो बोलो। ओके है ना सर। ठीक है, तो ये लंबा लिस्ट मैं आप लोगों को एक काम करूंगा, लिस्ट एक बार शेयर कर लूंगा, ठीक है, ऐसे नोट्स में शेयर कर ही लूंगा आज, ठीक है। तो आप लोगों को ना एक बार प्लीज गो थ्रू करके रखना, ठीक है, इसमें लंबा लिस्ट है कि किस किस केस में, जैसे ये जीटीए वाला केस था, इसके बाद आपको मैं और लिस्ट एक बार पढ़ा के सुना देता हूँ, आप लोग घर में एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा
तो भाई कब कब आरसीएम लागू होगा? पॉइंट 2 में क्या बताते हैं? सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स बाय वे ऑफ लीगल सर्विस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, किसको दे रहा है? किसको दे रहा है सर? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन दी टैक्सेबल टेरिटोरी। सर टेरिटोरी क्या बताया था ना? इंडिया, हाँ इंडिया एक्सटेंड समझा था, टैक्सेबल टेरिटोरी। ठीक है, अगर वो टैक्सेबल टेरिटोरी में है तो रिसिपेंट देगा, सिंपल बात है। सर अगर टैक्सेबल टेरिटोरी में नहीं है तो फिर इनको पकड़ा जाएगा। ठीक है, तब सप्लायर पे आ जाएंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया है ना, तो आउट ऑफ इंडिया में रहेगा तो हम क्या करें, हम जो उसके पास थोड़ी ना जाए, तो फिर सप्लायर को ही पकड़ा जाएगा, भाई तुम्हें ही देना पड़ेगा, सिंपल बात है। मतलब गवर्नमेंट सिंपल देखता है कि भाई मैं किससे टैक्स कलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये लॉयर्स के केस में जो बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा उनसे लिया जाएगा। ठीक है, कौन सर्विस दे रहा है? एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट और ए फर्म ऑफ एडवोकेट्स। ठीक है, क्या देगा? लीगल सर्विस देगा, और क्या देगा? लॉ फर्म क्या करता है? लीगल सर्विस देता है। सर 3 नंबर पॉइंट में देखो, सर्विस सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू ए बिजनेस एंटिटी। कोई कोर्ट है जो बिजनेस एंटिटी को दे रहा है। ठीक है, कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है तो बिजनेस एंटिटी को दे रहा है। तो सप्लायर कौन है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। रिसिपेंट कौन है? बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो अगर जीएसटी कलेक्ट होगा, इनसे कलेक्ट होगा। सर 4th पॉइंट पे क्या बता रहा है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय योर स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। बात को ध्यान से सुनना, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म। कौन दे रहा है? एनी पर्सन। स्पॉन्सरशिप करते हैं ना सर, कि मैंने स्पॉन्सर किया। ठीक है, लेकिन जिसको स्पॉन्सर किया, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, जो बेसिकली स्पॉन्सरशिप रिसीव कर रहा है, ठीक है, उन पे टैक्स लगेगा। सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, यूनियन टेरिटरी दे रहा है, लोकल अथॉरिटी मतलब पंचायत, म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इस तरह का। ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है, बिजनेस टू ए बिजनेस एंटिटी। कौन टैक्स देगा? किससे टैक्स कलेक्ट होगा? जो रिसीव कर रहा है, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन दी टैक्सेबल टेरिटरी। सरकार थोड़ी ना देगा, छोड़ो, सरकार तो ऐसे ही पागल है। समझ में आ गया सर? बस ऐसे रहता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। 5A में देखो क्या बोलता है? सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जमीन वगैरह कुछ रेंट दे रहा है टू ए पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो कौन टैक्स देगा? किससे जीएसटी मिलेगा सरकार को? एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट, जिसको सरकार वो इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है उनसे लिया जाएगा। रिसिपिएंट वो है। ठीक है, रिसिपिएंट ढूंढेंगे यहाँ पर हम लोग, बस रिसिपिएंट से जीएसटी लेना है। एक्सेप्शनल पॉइंट में आपको बताया ना जीटीए में क्या होता है। ठीक है, वो रेंटिंग ऑफ कार में क्या होता है। 5B ये एक अनदर एग्जांपल है, जैसे इसके बारे में मैं डिटेल चर्चा करूंगा नेक्स्ट क्लास। सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स TDR और फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI इंक्लूडिंग एडिशनल FSI फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट बाय ए प्रोमोटर। सर प्रोमोटर वाला केस कौन किसको दे रहा है? सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। मतलब मेरे पास कुछ जमीन है, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है, मैं दे रहा हूँ प्रोमोटर को, भाई करो इसमें जो करना है। तो यहाँ पर रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है? प्रोमोटर। तो प्रोमोटर पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोमोटर को ढूंढ ढूंढ के निकालेगा। सर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 years or more by any person against consideration in the form of upfront amount। मतलब कुछ पैसा जमा करके लीज मिलता है ना। अरे लीज में क्या होता है ना, प्रॉपर्टी नहीं मिलता, लीज में इट्स अ टाइप ऑफ रेंट, जिसमें क्या क्या हो सकता है? प्रीमियम बोल सकते हो आप, सलामी बोलते हैं, कोलकाता में बड़ा चलता है सलामी। हाँ, सलामी कितना है, मतलब सलामी दो और प्रॉपर्टी यूज करो। कॉस्ट प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस और एनी अदर नेम, जो भी नाम से पुकारो। एंड ए पीरियडिक रेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट बाय ए प्रोमोटर। ठीक है, प्रोमोटर उसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए उस लैंड का कुछ रेंट, कुछ सलामी अमाउंट दिया और फिर उस प्रोजेक्ट में बिजनेस किया। तो इसमें रिसिपिएंट कौन है? प्रोमोटर। तो जीएसटी किससे कलेक्ट करेंगे? प्रोमोटर से। पॉइंट 6, सर्विस सप्लाइड बाय ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। अगर कभी कोई कंपनी का डायरेक्टर कंपनी को कुछ सर्विस दे रहा है तो दी सेड कंपनी, उसी कंपनी पे, बॉडी कॉर्पोरेट पे, तो कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन दी टैक्सेबल टेरिटरी, उनसे जीएसटी चार्ज किया जाएगा, डायरेक्टर पे नहीं। सर्विस सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट। अगर इंश्योरेंस एजेंट किसी को सप्लाई सर्विस दे रहा है, किसको?
किसी पर्सन को, एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, जो इंश्योरेंस बिजनेस चला रहा है, जैसे LIC इंश्योरेंस बिजनेस करता है और उसको सर्विस उसका एजेंट देता है, तो एजेंट सर्विस दे रहा है अपने इंश्योरेंस बिजनेस को, तो GST किससे लेंगे, एजेंट से लेंगे कि बिजनेस से लेंगे, ऑब्वियसली बिजनेस से लेंगे, ठीक है। सप्लायर कौन है, इंश्योरेंस एजेंट। सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट, ये बैंकिंग बिजनेस में चलता है, फैक्टरिंग टाइप, ठीक है, फैक्टरिंग बोलते हैं इसको, जो लोग फाइनेंस पढ़ते हो दे नो, मे बी फैक्टरिंग का पढ़ाई करते हैं हम लोग। तो डू ए बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, जो मार्केट से लोन का रिकवरी करते हैं, बेसिकली रिकवरी एजेंट सप्लायर है, किसको देता है सर्विस, बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, लोकेटेड इन दी टैक्सेबल टेरिटरी। मार्केट में पैसा फंस जाता है, फिर बोलते हैं कि भाई आओ मेरा मार्केट से रिकवर करके दो, लोन दे नहीं रहा है, जो भी करना है लीगल प्रोसेस लो, गुंडागिरी करो, लिमिट में रह के, ठीक है, एज पर रूल्स जो करना है करो। तो किससे लेंगे, बैंकिंग से लेंगे। पॉइंट 9, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ए म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट or the like by way of transfer of permitting the use of enjoyment of copyright covered under section 13 subsection 1 clause A Copyright Act 1957 relating to original dramatic, musical or artistic work to a music company, producer or the like। किसको पकड़ेंगे, हाँ सर, अरे नेहा कक्कड़ के पकड़ेंगे क्या, नेहा कक्कड़ हो, सुनिधि चौहान हो, सोनू निगम हो, किसको लेने जाएंगे, हाँ, विशाल ददलानी हो, किसको लेके जाएंगे, उसको पकड़ेंगे या फिर T सीरीज को पकड़ेंगे, क्या बोलते हो, अरे किसके पास GST कलेक्ट करने जाएंगे, म्यूजिक कंपोजर के पास या T सीरीज के पास, हाँ ऑब्वियसली T सीरीज के पास। सप्लायर कौन है, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन ऑथर by way of transfer of permitting the use of enjoyment of a copyright covered, जो भी उसकी किताब है, उस किताब में, जैसे रोशनी का फेमस फेवरेट ऑथर सुधा मूर्ति जी, हाँ सर, तो सुधा मूर्ति जी जिस पब्लिशर को देगा, हाँ, जिस पब्लिशर को देगा उस पब्लिशर से लेंगे। ये वाला भी आता है स्पेशल है। However, an author can choose to pay tax under forward charge also if he has taken registration under the CGST Act and filed a declaration in the prescribed form that he exercised the option to pay CGST on the said service under forward charge in accordance with section 9 subsection 1 and to comply with all the provision as they apply to a person liable for paying the tax in relation to the supply of any goods or services and that he shall not withdraw the said option within a period of 1 year। 1 साल तक मैं ये ऑप्शन उठाऊंगा नहीं, ठीक है। तो अगर कोई मतलब ऑथर फॉरवर्ड चार्ज में खुद GST पे करना चाहता है तो ये ऑप्शन उनको देता है, लेकिन 1 साल तक करना पड़ेगा, ठीक है। इन दैट केस he makes a declaration on the invoice issued by him in prescribed form to the publisher, पब्लिशर को बोलना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ सर्विस by the members of the overseeing committee to Reserve Bank of India, ठीक है, कुछ सर्विस मेंबर है जो RBI को सर्विस देता है, तो मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द RBI, रिसीवर कौन है, RBI से GST कलेक्ट होगा। इस तरह से सर्विस सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और LLP टू बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इस केस में जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है ये सप्लायर है और जो बैंकिंग या NBFC है वो रेसिपिएंट है। सर्विस बाय प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू ए बैंकिंग कंपनी, कोई बिजनेस फैसिलिटेटर है जो बैंकिंग कंपनी को सप्लाई दे रहा है तो बैंकिंग कंपनी जो रिसिपिएंट है, और सप्लायर कौन है, बिजनेस फैसिलिटेटर। So service provided by an agent of business correspondent to business correspondent, तो who is the recipient, the business correspondent located, वो एजेंट नहीं, एजेंट सप्लायर है। सिक्योरिटी सर्विस, शेयर मार्केट का बात है सर। सिक्योरिटी सर्विस, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, ओ सॉरी सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी मार्केट नहीं, ठीक है, मतलब लाइक जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं ना सर, अरे सिक्योरिटी गार्ड जो सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस केस में रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन दी टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, ये पर्सनल से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी पर्सनल का बात हो रहा है, प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो जिस रजिस्टर्ड पर्सन को रेसिपिएंट हो रहा है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। कौन कर सकता है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सर एक फेमस सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं, मेरे को याद आ रहा है, बॉलीवुड में बड़ा फेमस एक एक्टर है,
नाम बता सकते हो? बॉलीवुड में बड़ा बड़ा बॉडीगार्ड उनके पास मिलता है, कौन बता सकते हो उनका नाम? बड़ा फेमस एक्टर है, सर बोलो। वो सलमान खान का बॉडीगार्ड का जो बॉडीगार्ड का एजेंसी है वो वाला। हाँ वो भी है, बॉडीगार्ड मूवी में भी वो काम किया है। और एक है सर फेमस एक्टर है रोनित रॉय, नाम सुने होंगे आप लोग? है दादा। रोनित रॉय, ये बहुत सारा मूवी किया है सर, फेमस मूवी में विलेन का रोल करता है। इसका एक मुझे सबसे फेमस मूवी लगा उड़ान, अगर आप लोग देखे हो। उस मूवी में वो पापा का रोल किया है, बट मतलब विलेन पापा ठीक है, देखना मूवी, जमशेदपुर बेस्ड कहानी है उड़ान, गजब मूवी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा बहुत सारा मूवी है उनका, रोनित रॉय का। वो बहुत मतलब बॉडीगार्ड कंपनी चलाते हैं सर। तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सर, और पागल हो जाऊंगा बोलते बोलते। Renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service of recipient provided to a body corporate, जो मैं अभी आपको ऑलरेडी बता के रखा, ये रेंटिंग ऑफ मोटर कार का पूरा आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड पॉइंट 16 इज ये आ जाएगा शेयर मार्केट वाला, सर्विस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम 1997 ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, लेंडर दैट इज मतलब सप्लायर कौन है? लेंडर दैट इज अ पर्सन हु डिपॉजिट सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ विद एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग अंडर से स्कीम ऑफ सेवी। बोरोवर कौन है? लेंडर है तो बोरोवर है। बोरोवर दैट इज अ पर्सन हु बोरोज द सिक्योरिटीज अंडर द स्कीम ऑफ थ्रू द अप्रूव्ड इंटरमीडियरी ऑफ सेवी। दिस इज अ सिक्योरिटी मार्केट केस। तो जो बोरोवर है, जो रिसिपिएंट है, उनसे जीएसटी कलेक्शन का बात होगा। ये सब क्या है? ये सब माया है, माया, मतलब रिसिपिएंट को देना पड़ेगा टैक्स, दैट इज द माया। हाँ सर, चले सर, 100 भी माया, एग्जैक्टली सर, 100 माया। समझ गए सर आप लोग? हाँ, नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ मैं बात करूंगा कॉम्पोजिशन लेवी पे, ठीक है? कॉम्पोजिशन लेवी इज अनदर हिट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। बट बाकी मुझे बताओ सर, क्या चार्ज ऑफ जीएसटी खोपड़ी में घुसा? है दादा। यस सर। ओके सर, ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही है। चलो फिर, बाय, टाटा। राखी दादा। ओके सर, बाय। बाय सर, Bye, sir. गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट, बाय।